is brought to you by Kuku FM. Download the app now. बाँचना हिंदी की एक क्रिया। किसी किसी के हिस्से में आता है कहानियां बाँचना। सोचिए कि सुदूर एक गांव हो, एक डाकिया हो जिसके हिस्से में सिर्फ खत पहुंचाना ना हो, उस खत में जो कुछ इमला इबारत लिखी गई है वो बाँचना भी हो। कई दफ़ा जब मैं ये लल्लन टॉप का शो किताब वाला करता हूँ तो मुझे लगता है कि कोई ऊपर मेहरबान है जिसने मेरे हिस्से ये काम छोड़ा कि मैं किसी के लिखे अफसानों को, किसी की लिखी दास्तानों को बाँचने का काम करूं, कुछ हिस्से, कुछ हर्फ बाँचूं, ताकि आपके भीतर एक कौतूहल पैदा हो कि जिस शख्स की, जिस किताब की बात हो रही है उसमें दाखिल होने का वक्त आ गया है। वक्त आ गया है अपने खलीते से उन सारी चाबियों को निकालने का जिनसे कितने ही दरवाजे, कितनी ही दुनिया खुलती हैं। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है। ये किताब वाला का एक और नया अंक है और आप देख सकते हैं हम जूम की दुनिया से, एंड जूम ने इसके लिए पेमेंट नहीं किया है, इंटरनेट की दुनिया से बाहर आ गए हैं, ठोस धरातल पर आ गए हैं किताब वाला के इस नए एपिसोड में। इस एपिसोड में हम बात करेंगे इस किताब की, किताब जिसका शीर्षक है एन ऑर्डिनरी लाइफ, पोर्ट्रेट ऑफ एन इंडियन जनरेशन। इसको लिखा है अशोक लवासा ने, जिनके साथ हम मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका किताब वाला में। क्या अचानक से आपका इंटरनेट चला गया या फिर फ्रेम फ्रीज हो गया? इसमें से कुछ भी नहीं हुआ है, क्योंकि ऐसा कुछ होता, खासतौर पर इंटरनेट वाला मसला, तो आपको मेरी आवाज़ नहीं आ रही होती। कई दफ़ा ऐसा होता है जब हमारे पास देखने के लिए, पढ़ने के लिए वक्त नहीं होता है, लेकिन ज्ञान तब भी निर्बाध आता रहे, ये ज़रूरी है। और इसके लिए ज़रूरी है कि आप ऑडियो बुक्स भी एक्सप्लोर करें। लल्लन टॉप का, किताब वाला का एक समझौता, साझेदारी, दोस्ती कह लीजिए, हुई है कुकू एफएम के साथ। हमने कोलैबोरेट किया है। कुकू एफएम पर आप बहुत सारी किताबें ऑडियो की शक्ल में सुन सकते हैं और फिर अपने हिस्से का ज्ञान बढ़ा सकते हैं। चूँकि आप लल्लन टॉप के दर्शक हैं, श्रोता हैं, पाठक हैं, इसलिए आपके लिए खास ऑफर भी है। आप प्रोमो कोड डालिए LT20, L फॉर लल्लन, T फॉर टॉप, LT कैपिटल में और 20 यानी कि 20, तो आपको इसके प्रीमियम सब्सक्रिप्शन पर छूट भी मिलेगी। तो चलिए, अब सुना सुनाई की बातें हो गई, अब गुनने की बात करते हैं, किताब वाला को आगे बढ़ाते हैं। और इससे पहले कि हम अशोक लवासा साहब से इस किताब के बारे में बात करें, मैं थोड़ी सी आपको झलकियां दे देता हूं। मैं जानता हूं कि वक्त अधीर है, मैं जानता हूं कि समय प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी का है, मैं जानता हूं कि अटेंशन बांधे रखना मुश्किल है, इसलिए ये ज़रूरी है कि पहले टीज़र और ट्रेलर बता दिया जाए आपको कि ये एक ऐसे लड़के की कहानी है जिसके जीवन में महाकाव्यात्मक पीड़ा भी थी और महाकाव्यात्मक औदात्य भी। कितने ही रंग हैं। ट्रेन की खिड़की से बाहर निकलते वक्त कपड़ों का फटना, ट्रेन का छूटना, एक सौतेली माँ है, एक रिश्तेदार है, उसके द्वारा दी गई दगाबाजियाँ हैं, फौज में 2-2 बार भर्ती होने की कहानी है, अपनी ईमानदारी के चलते कई दफ़ा मुश्किल में पड़ने की कहानी है अपने बच्चों के संवरने की कहानी है कि एक बच्चे को और जो हाउस हेल्प है उनको जब एक जैसा चश्मा दिलाया गया तो कैसा दंड देना पड़ा, ताकि समता मूलक समाज का जो उदाहरण है वो हमेशा के लिए ज़हन में पैबस्त हो जाए। ये बाबूजी की कहानी है, ये बुद्धि की कहानी है, बुद्धि के उदय सिंह लवासा बनने की और फिर उदय सिंह लवासा के एक ऐसे वटवृक्ष में तब्दील होने की जिन्हें उनके परिवार के लोग, उनके अपनी औलादें बाबूजी कहते हैं। इस कहानी को पढ़ते हुए अगर आप पहले विचरे हैं अपने समय के या अपने पुरखों के लिखे इतिहास में, तो आपको कभी भीष्म साहनी, तो कभी अमृतलाल नागर जैसे कई उपन्यासकार, कई साहित्यकार याद आएंगे। तो ये किताब एक तरह से बायोग्राफी है, लेकिन दूसरी तरफ से ये एक बीते वक्त की, इस वक्त में खड़े होकर ली गई निशानी है, चिन्हारी है, कहानी है। और इस कहानी को लिखने के लिए मैं एक पाठक के तौर पर आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ अशोक लवासा जी। शुरुआत से शुरू करते हैं। पिताओं के बारे में हम लड़कों के ख्याल कुछ अलग से होते हैं। हमें पता होता है कि हमारे बाप हमसे बहुत प्यार करते हैं, पर हमारे भीतर एक ये शिकायत भी होती है कि वो अपना प्यार भरपूर जताते नहीं हैं। आपको कभी ऐसी शिकायत थी कि ये बाप ऊपर से सख्त और भीतर से नरम क्यों होते हैं?
पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ बुलाने के लिए। और इससे पहले कि मैं अपनी बात कहूँ, मैं एक अपनी दिल की बात कहना चाहता हूँ कि ये जो आपने प्लेटफॉर्म लल्लन टॉप का शुरू किया है, एक तो ये इन टर्म्स ऑफ रीच लोगों तक पहुँचने में एक बहुत बड़ी सफलता है। और इसके जो अलग अलग स्तंभ आपने शुरू किए हैं, जिसमें एक ये प्रोग्राम है, इस पर हम बात कर रहे हैं, तो इसकी बहुत ज़रूरत थी। क्योंकि मुझे लगता है कि किताब पढ़ने की रुचि और किताब पढ़ने की आदत वो सब लगभग ख़त्म हो रही थी। और आपके इस प्रोग्राम के माध्यम से कई किताबों के बारे में जानने को मिलता है और मैं समझता हूँ कि लोगों की रुचि इससे बढ़ती है। तो इसके लिए मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ सब लोगों की तरफ से। जहाँ तक इस किताब का प्रश्न है, या ये प्रश्न आपने पूछा कि भाई आपको अपने पिताजी बाहर से सख्त और अंदर से नर्म लगते थे, तो ये जो रिश्ता है ये समय के साथ साथ बदलता गया, विकसित होता गया। शुरू में तो लगभग वो एक कैरेक्टर की तरह थे जिनके बारे में हमको कोई ख़ास पता ही नहीं था, क्योंकि शुरू में 8-9 साल की उम्र में हॉस्टल में चले गए, बेलगाम मिलिट्री स्कूल में। और उसके बाद बस कभी गर्मियों की छुट्टियों में, कभी सर्दियों में 1 आध हफ्ते के लिए घर आते थे। तो उस वक्त अपनी खेलों में इतने मसरूफ़ रहते थे कि पिताजी की तरफ कोई ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था। लेकिन ये लगता था कि हाँ भाई कोई है जो हमारी ज़रूरतें पूरी करता है। लेकिन बाद में जब ख़ास तौर से जब वो रिटायर हो गए, उसके बाद से जब उनसे बातचीत शुरू हुई और उसके बाद जब उनकी डायरी मैंने पढ़ना शुरू किया, तब बहुत सारी ऐसी घटनाएं जिनके बारे में हमने कभी चलते फिरते थोड़ी बात सुनी थी, उसका जब वर्णन मिला तब समझ में आया कि भाई किस किस चीज़ों क्या क्या उन्होंने अनुभव किए, क्या क्या हादसे उनके साथ हुए। और क्योंकि एक बड़ी अजीब सी स्थिति थी कि उनके पैटर्नल साइड से कोई रिश्तेदार ज़्यादा थे नहीं जिनसे हमारा संपर्क था, तो उनका जो जीवन हमारे पैदा होने से पहले का है उसके बारे में हमको कोई ज़्यादा जानकारी नहीं थी। तो ये सब बातें धीरे धीरे पता चली और फिर उनके चरित्र के अलग अलग आयाम या अलग अलग पहलू हमको देखने को मिले। अभी आपको सुनने में लग रहा होगा कि एक और पुत्र ने अपने पिता के बारे में कुछ भावुक सा लिख दिया। मुझे इस किताब की जो एक खासियत लगी वो ये है कि इसमें महिमा मंडन नहीं है और जो कहानियाँ हैं वो यकीनी हैं भी और नहीं भी। यकीनी है इस सेंस में कि जो डिटेलिंग है, तो मतलब हमसे 2 जनरेशन पहले की ये बातें हैं, क्योंकि बाऊजी जब अपनी पहली नौकरी छोड़कर और ब्याह शादी कर रहे थे तब भी देश आज़ाद नहीं हुआ था, जब वो जयपुर में थे और त्रिवेणी बाई भी वहीं रहती थी सब, है ना। और वो रिश्तेदार जो सब आ रहे थे कोटा से, टोंक से, माफ़ करिए, है ना। तो वो 7 दिनों तक का ब्याह का जलसा, तो हमारे लिए वो एक अच्छा तब ऐसा होता था, एक तो वो वाला आता है, तो वहाँ पे वो यकीनी लगता है। लेकिन जब हम आज का वक्त देखते हैं, है ना, और यहाँ मैं वैसे साउंड भी नहीं करना चाहता कि आदमी हमेशा अरे साहब ज़माना तो वो था, है ना, गाने तो पहले बनते थे, खिलाड़ी और नेता तो पहले होते थे, पर जिस तरीके की प्रिंसिपल लाइफ उन्होंने जी, और आप IAS रहे, इलेक्शन कमिश्नर रहे, अभी एशियन बैंक में हैं, डेवलपमेंट बैंक में, तो आपके फैसलों में झलक दिखी, उस पर हम नहीं जाएंगे क्योंकि वो किताब का विषय नहीं है। आपके पुत्र अबीर की एक घटना का आपने जिक्र किया है एज अ क्रिकेटर, उसकी चर्चा करेंगे। तो वहाँ लगता है कि यार अच्छा पढ़ा तो था नीति कथाओं में ऐसे लोगों के बारे में, पर होते भी थे, है ना। तो आप जब ये पिताजी की बात कर रहे थे अपने, तो मुझे 2 वाक़ये याद आ रहे थे जिनका किताब में जिक्र है। एक बेलगाम मिलिट्री स्कूल जिसके एंट्रेंस एग्ज़ाम के दौरान आप बुखार से तप रहे थे और फिर तीसरे दिन
एग्ज़ाम भी पूरा हुआ, आपका बुखार भी उतरा और एक सिख लड़के के साथ रेस भी हो गई, तो हम उस दिशा में भी जा सकते हैं। लेकिन मुझे फिर जो दूसरी मेमोरी फ्लैश हुई जब आप बात कर रहे थे, वो मेमोरी थी कि अपने जीजा के हाथों, उमराव नाम था, एक लड़का है जिसके साथ फ्रॉड हुआ है ना, मतलब नगर सेठ जैसी संपन्नता में पैदा हुआ लड़का, जिसके पिता गुजरते हैं तो तमाम चोरियों के बावजूद तिजोरी से कई किलो चांदी और 300 तोला सोना और कैश सब निकलता है, ज़मीनें कोठी अलग से हैं। लेकिन कुछ ही बरसों के बाद विपन्नता की ऐसी मार कि एक दिन वो लड़का एक पजामे, एक कमीज़ और एक चप्पल में, और एक आना भी नहीं है, तय करता है कि अब मुझे अपने जीजा के घर नहीं रहना। तो पहले सौतेली माँ का घर छूटता है, फिर जीजा का घर। वो ऐसे प्रसंग हैं जिनको पढ़कर मैंने किसी तरह अपने आंसू रोके। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप मेरे दर्शकों को उन प्रसंगों की झलक इसलिए बताएं क्योंकि लवासा साहब, हम लोग ना कई बार थोड़ी सी मुश्किल में ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, मतलब मैं भी, इसलिए बताएं वो। नहीं, दरअसल ये जो उनके बचपन की बातें हैं, मैं जानबूझकर इनको पहले नहीं कहना चाहता था, क्योंकि पहले मैं इस चीज़ से प्रभावित खुद हुआ कि भाई इनकी जीवन में क्या क्या घटनाएं घटी, कैसे इन्होंने मुश्किलों का सामना किया, और उस ज़माने में कैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, इन्होंने एजुकेशन कैसे करवाया। तो एक पूरे एक समाज की जो झलक थी, और उसके दौरान वो कैसे जिए और क्या क्या मुश्किलों का सामना किया। लेकिन जो उनका बचपन था वो दरअसल हमारे लिए एकदम रहस्यमय था, क्योंकि कोई 5-6 साल की उम्र में मदर की डेथ हो गई उनकी, और मेरे ख्याल 8 या 9 साल में फादर की डेथ हो गई जी। और मतलब धनाढ्य थे और अच्छे घर में पैदा हुए थे। दरअसल कई वर्ष बाद जब पिताजी फरीदाबाद आए तो वो गए पलवल, और वहाँ पर उन्होंने पहचाना कि ये हमारे घर हुआ करते थे, लेकिन उनको इतनी झिझक थी कि उन्होंने किसी से जिक्र नहीं किया इस बात का। लेकिन वहाँ एक बड़ा इंटरेस्टिंग वाक़या हुआ। मेरी मदर और फादर दोनों बस में बैठ के पलवल गए, और बस में ही कोई एक व्यक्ति मिला जिसे उनकी जो ज़मीन थी एग्रीकल्चर लैंड, उसका एक हिस्सा बतौर गिफ्ट मिला था, जो कल्टीवेटर्स को खूब ज़मीनें दे दी गई थी। तो उसने जिक्र किया कि वो तो बड़े अच्छे घर के थे और बड़े अच्छे इंसान थे, लेकिन उसको भी उन्होंने ये नहीं बताया कि मैं वही व्यक्ति हूँ। तो ये सब बातें हमको पता चली, और कैसे अगर उनके अपने घर वालों ने उनके साथ ज़्यादती की, नाइंसाफ़ी की, और उनकी सारी चीज़ें हड़प ली। लेकिन उसी दौर में देखिए उनको अच्छे लोगों से भी मुलाकात हुई। वो जो दर्जी था अल्लाह बख्श, और अल्लाह बख्श भी ये नहीं था कि दयालु था, उसको ये लगा कि भाई आखिर ये भी इंसान है, मुसीबत में है, तो जो कुछ मेरे पास है मैं इसकी मदद करूं। और उसने ये नहीं कहा कि आप यहाँ मेरे घर इत्मीनान से रह लो और मैं आपको खाना दूंगा। उसने कहा नहीं, आप काम की तलाश करिए और मैं आपको एक आना दूंगा। एक आने में कोई पाव भर पूरियाँ वगैरह मिलती थी उसमें, और सब्ज़ी फ्री मिलती थी। मेरे लिए ये सब चीज़ें इतनी मज़ेदार थी कि अच्छा पूरी सा सब्ज़ी फ्री थी। बट ये तो सौरभ जब हम लोग पढ़ते थे जी, तब तक भी अगर आप किसी से पूछें तो हर ढाबे में सिर्फ रोटी के पैसे लगते थे, दाल फ्री मिलती थी। तो ये तो धीरे धीरे जब पल्सेस इतनी महंगी हो गई दालें, तो ये सब दालों की कीमतें लगना शुरू हो गई। वरना तो जितने भी सड़क पे ढाबे थे सब पे रोटियां खाते थे और दाल मुफ्त में मिलती थी। तो खैर वो उन सब मुश्किलों से उनको गुजरना पड़ा, और फिर ग्वालियर मुरार के नज़दीक था। मुझे ये भी दिलचस्प लगा कि एक समय था जब मुरार और ग्वालियर अलग अलग थे, मतलब कि मुरार है और 3 किलोमीटर दूर ग्वालियर।
लेकिन वो फिर वहाँ ग्वालियर में कोई टेक्सटाइल मिल थी, जी। तो वहाँ पर दिहाड़ी का कुछ काम मिल गया। लेकिन देखिए इत्तेफाक से, और कैसे और इसीलिए मैं कहता हूँ ये एक व्यक्ति विशेष की कहानी नहीं है, ये एक पूरा दौर था कि अब पलवल में पैदा हुआ एक इंसान और उसके साथ जो कुछ भी हुआ, और उधर दूसरा महायुद्ध विश्व का, और उसके चलते हिंदुस्तान का एक इंडिया वॉर प्लान जो बना, उसमें ये फैसला हुआ कि भाई नई फौज रेज करनी है, 5 डिविजन्स रेज करने हैं। तो उस सिलसिले में वहाँ रिक्रूटमेंट चल रही थी, और वो क्योंकि साइकिल पे बैठ के और वहाँ जाते थे ग्वालियर, तो उन्होंने रास्ते में एक दिन देखा कि अरे रिक्रूटमेंट हो रही है तो चलो यहाँ कर लेते हैं। और वो 8वीं पास थे उस वक्त, तो उनको भर्ती कर लिया गया, और भर्ती करके फिर उनको ट्रेनिंग के लिए भेज दिया, चकलाला शायद जी, ये आज के पाकिस्तान में। तो इस तरह से मतलब कैसे वो ऐसे डेवलपमेंट जो दुनिया के हैं उनसे उनका फेट एक तरह से लिंक हो गया, और उस तरह से उनकी जो जीवन की शुरुआत है एक तरह से वो दोबारा हुई। आपको ये लिखते हुए और लिखने से भी पहले ये जानते हुए अचरज नहीं हुआ, जैसे मुझे एक पाठक के तौर पे गुस्सा आया कि जिस आदमी ने इनके साथ इतना बुरा किया है ये उसके घर क्यों गए, उसको अपना एयरफोर्स का ओवरकोट क्यों दे दिया। मतलब ऐसा कई दफ़ा होता है ना कि किसी की अच्छाई से खींच होने लगे कि अरे वो ठग रहा है तुम्हें, छल कर रहा है तुम्हारे साथ। अब ये भी एक उनकी मतलब एक तरह से उनके कैरेक्टर की एक डायमेंशन है, और अंत तक हमने ये देखा, और तभी मैंने इसमें कोट भी किया है कि उनका अंत तक ये रहा कि भाई ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। तो उनको ये लगता था कि भाई मुझे जो करना है जिसके साथ वो मैं अपने हिसाब से करूँगा, किसी ने मेरे साथ क्या किया इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, तो मैं अपनी समझ से इंसानों के साथ बर्ताव करूँगा। तो और यही हमने देखा कि कभी भी उनको किसी के खिलाफ कोई द्वेष या कोई ग्लानि या कोई गुस्सा होता ही नहीं था। और हमको इसका एक अपवाद है लेकिन, और इसका अपवाद है कि जब वो मिलिट्री हेडक्वार्टर में थे, दाढ़ी साफ कर वो किस्सा बताइए। मतलब वो तो बल्कि मैं कहता हूँ कि उनकी एक तरह की प्रैंक, उनका फनी साइड है। हाँ, फनी साइड, और वो भी मतलब जॉकुलर थे, बड़ा लाइफ को मतलब मज़े लेना उनको आता था। हाँ। फिल्म में देखते थे। तो वो किस्सा ऐसा हुआ कि जब वो दिल्ली में पोस्टेड थे जी। तो वहाँ पर क्या हुआ कि किसी उनके ऑफिस में 3-4 महिलाएं काम करती थी, और ये भी काम करते थे, इनके बॉसेस हुआ करते थे। ही वॉज एट अ वेरी लो लेवल। तो एक दिन जो उनके मित्र थे उन्होंने उनको ये कहा कि भाई आपके साथ ये महिलाएं बैठती हैं तो आप मेरी दोस्ती इनसे करा दीजिए। तो उन्होंने कहा भाई आप कर लो खुद। तो वो बात क्योंकि वो इनके सुपीरियर थे उनको अच्छी नहीं लगी, तो उन्होंने कहा अच्छा मैं इसको ज़रा सबक सिखाऊंगा। तो उन्होंने क्या किया, ये रेस कोर्स रोड के पास इन लोगों का कैंप था, विलिंगडन कैंप। वहाँ से ये लोग पैदल मार्च करते हुए, और गोल्ड डाक खाने के पास दफ्तर था, वहाँ जाया करते थे। तो उसने फॉलो किया वहाँ पर ले जाने के लिए, और इनको कहा कि भाई उदय सिंह जल्दी चलो। तो उस वक्त वो अपने जूते साफ कर रहे थे। तो उन्होंने कहा अच्छा अभी मैं पॉलिश करके आता हूँ। तो उसने इसी को इनसबऑर्डिनेशन मान के उनकी शिकायत कर दी। खैर वो उनके खिलाफ कुछ कार्रवाई हुई। इत्तेफाक से कोई एक और लड़का था जो इनका गवाह बन गया कि नहीं इसकी गलती नहीं है, इसने तो ये नहीं इनसबऑर्डिनेशन का, इसने सिर्फ ये कहा कि मैं जूते साफ करके आता हूँ। तो इस बात को लेके उनको लगा कि भाई अब ये इस नकवी को है ना एक सबक सिखाना चाहिए। तो उन्होंने एक छोटा मोटा एक षड्यंत्र रचा कि तुम्हें बस मुस्कुराना है नकवी के हाथ में चिट्ठी देख के। और वो अप्रैल फूल का एक प्रैंक उसके नकवी के ऊपर खेला गया,
और उसको नकवी को इन्होंने कहा कि देख मैं तेरी है ना दाढ़ी मुड़वा के देखूं। तो खैर वो बात आई गई हो गई। तो वो जो महिलाएं थी वो इनसे थोड़ी सहानुभूति रखती थी। दरअसल उसमें एक तो बचपन की दोस्त थी की पल की निकल आई वो, रोज या पता नहीं क्या नाम था। जी, रोज ही नाम था। तो इन्होंने बस ये एक नोट बनाया और कहा कि भाई ये उसको दे दो, नकवी की टेबल पे रख दो, ट्रे जो रखी हाँ, और जब वो आपकी तरफ देखे तो उस महिला का आप एक हल्की सी मुस्कुरा देना। और वो नोट पढ़ के और उसने देखा, वो मुस्कुराई, तो उसमें उसको इनविटेशन था कि भाई आप शाम को आके मिलो, मेरे हॉस्टल में आके मिलो, लेकिन उसमें एक शर्त थी कि दाढ़ी मुड़वा के आओ। तो वो बस वो मुड़वा के और अपना चले गए। और वो जब वहाँ पहुँचे हॉस्टल में, इरविन हॉस्टल या कहीं पे रहते थे वो, तो वहाँ चौकीदार ने कहा कि भाई वो तो कोई है ही नहीं यहाँ पे, दोस्तों के साथ गई हुई है बाहर। हाँ बाहर गई। तो वो फिर बड़ा झेप के उसको समझ में आया कि यार ये तो कुछ मेरे साथ खेल हो गया। तो वो फिर जब लौट के आया शाम को, मतलब रात को, मेस में गया, तो तब सब लोगों ने कहा कि अरे आपकी दाढ़ी कहाँ चली गई। लेकिन मज़े की बात यह है, और ये चीज़ें उन्होंने खुद अपनी डायरी में लिखी है, कि उसके बावजूद नकवी और उनका कोई मनमुटाव नहीं हुआ। हाँ, दोनों और अच्छे दोस्त हो गए, बहुत अच्छे दोस्त हो गए। आप जब मुझे ये बता रहे थे सेंस ऑफ ह्यूमर की बात चल रही है, तो हम इससे पहले कि बाबूजी के जवानी के दिनों के संघर्ष और जीवन के बारे में दाखिल हों, एक वो किस्सा भी लगे हाथ बता दीजिए जब वो 75 वर्ष के थे और लंबी बहस की जलसा होगा जलसा नहीं होगा। तो वो दरअसल ऐसा हुआ कि, और किताब में भी मैंने कई बार लिखा हुआ है कि वो बिल्कुल रीति रिवाज और जश्न और इन सब चीज़ों में उनका बिल्कुल विश्वास नहीं, रिचुअल्स से दूर बिल्कुल नहीं। मतलब दरअसल इससे पहले कि इस बात पे आऊँ, एक और मैं बात आपको बताना चाहता हूँ कि जब 2 बहनों के बाद एक घर में पुत्र जन्म हुआ, यानी कि मेरे बड़े भाई, तो जो उनके साथ एक बुजुर्ग सी महिला रहती थी, त्रिवेणी बाई, उन्होंने हवन करवाया। तो अब बाबूजी को बिल्कुल ये पसंद नहीं था कि भाई क्यों हवन करो, और दूसरी बात यह है कि भाई लड़का हुआ है इसलिए हवन करा रहे हो, इसका मतलब जो लड़कियां हुई है वो कोई उनसे कम थी है। तो उन्होंने कहा कि मैं तो हवन में नहीं बैठूंगा, और वो नहीं बैठे। हवन हुआ और हमारी अम्मा अकेली बैठी है हवन में, उनको बुरा भी लगा, और लोगों को भी थोड़ा आश्चर्य हुआ कि भाई ये कैसा इंसान है कि देखो इतनी बेटा हुआ है और माँ बैठी है और ये नहीं आ रहा। तो खैर वो नहीं आए, क्योंकि उन्होंने कहा कि भाई मैं नहीं आऊँगा और मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं। लेकिन अब जब मैं देखता हूँ उस चीज़ को, तो मुझे 2-3 चीज़ें लगती है। एक तो ये कि वो इन आडंबरों के खिलाफ थे, दूसरा उनको अगर ये जिद होती कि ये नहीं होना चाहिए हवन, तो वो ये भी कह देते कि हवन नहीं होगा, लेकिन उनको ये लगता था कि ठीक है भाई आप लोगों को करना है तो आप करो, आपकी श्रद्धा आपके साथ, लेकिन मैं इसमें शुमार नहीं होऊंगा। और तीसरी उनके मन में ये कहीं ना कहीं जिंदगी भर ये रहा कि भाई लड़कियां लड़कों से कम नहीं होती। तो ये वो तो उन्होंने अपनी बेटियों को जब चाहे वो वनस्थली भेजा हो पढ़ाई के लिए। लेकिन वो जो बात आप पूछ रहे थे, मैं उस बात पे आऊँगा, लेकिन मुझे लगता है, हाँ उस पे आऊँगा, लेकिन मुझे लगता है कि बाबूजी को ये कोफ्त रही होगी कि वो तो 8वीं तक पढ़ गए लेकिन उनकी छोटी बहन का ब्याह कर दिया गया, वो एक टीस बहुत रही होगी। और वो दोनों, क्योंकि किताब में भी इसका जिक्र है कि उन दोनों की बचपन लगभग एक तरह से ख़त्म हो गया। इस किस्म की ज़िंदगी उन्होंने जी कि बचपन क्या होता है, खेल खिलवाड़ क्या होता है, ये कुछ भी नहीं। और मुझे ये महसूस हुआ पढ़ते हुए डायरी कि एक बार तो बचपन में इतनी यातना सह के उन्होंने समझौता कर लिया हालात से, और बहन जो थी वो तो लगभग घर में एक काम करने वाली बच्ची की तरह रहती थी, बिल्लू। और ये खुद भी जब इनको कई बार यातनाएं सही, इनको पीटा गया, पनिशमेंट दी गई, तो इनको लगा कि यार अब
जो ये कहते हैं वही करो, कोई बगावत करने की ना गुंजाइश है ना हिम्मत। तो वो रामलीला देख के और वापस आए तो उसमें बल्कि मैंने तो ये लिखा है कि इट वॉज एज इफ कि रावण ने घर के अंदर दरवाज़ा बंद कर रखा है और राम हनुमान की तरह अपनी दीवार पर के घर में आ रहे। तो उसके बाद खैर उनको काफ़ी परेशानी हुई, मुर्गा बनाया, पाँव के नीचे वो बेर की गुठलियाँ रख दी। और मतलब मुझे खुद ये ताज्जुब होता है कि उनकी जो बड़ी बहन थी उनको भी कभी ये नहीं महसूस हुआ कि मेरे भाई के साथ इतना अत्याचार हो रहा है। पर शायद बिल्कुल आखिरी में हुआ होगा जब उन्होंने अपनी जान खुद ले ली, जब उनकी प्रॉपर्टीज से उनको डिसइनहेरिट किया गया उमराव सिंह ने, तब बहन को लगा कि भाई ये तो बहुत ज़्यादती है भाई के साथ, कि एक तो उसको उम्र उसकी ज़्यादा बना दी और बर्थ सर्टिफिकेट उनका जो स्कूल का था उसमें उनकी एज 2 साल बढ़ा दी ताकि वो 18 साल का हो और वो जो इकरारनामा हुआ था उसके हिसाब से की संपत्ति सेठ के पास रखी हुई थी वो मिल जाए। तो वो, लेकिन मैं यही समझता हूँ कि देखिए वही जो उम्र जो उनकी बदली गई थी, 2 साल उनको बढ़ाया गया था, जब वो घर से बेघर हुए वही उनके काम आया और उससे उनको फौज में भर्ती में आसानी हुई कि भाई अब मैं वो 16 साल का नहीं हूँ, मैं 18 साल का हूँ, व्यस्त एडल्ट हूँ एंड आई एम एलिजिबल टू बी रिक्रूटेड। 75 साल वाला किस्सा, वो तो दरअसल ये हुआ कि उनका जब 75वां साल था तो हम लोगों ने सबने कहा कि भाई अब बाबूजी 75 साल के हो रहे हैं तो एक बड़ा जश्न मनाया जाए और हमारे सब लोगों को और रिश्तेदारों को सबको बुलाएं। तो इसकी हम योजना बना रहे थे। उनका जन्मदिन 13 फरवरी को होता है और 18 जनवरी को उनकी शादी की सालगिरह होती है। तो उन दिनों हम यहाँ दिल्ली में काका नगर में रहते थे और मेरी बड़ी बहन और उनके हस्बैंड वो दिल्ली कैंट में पोस्टेड थे आर्मी में। तो उनका अच्छा घर था तो हमने सोचा उनके घर में हम करेंगे। तो 18 जनवरी को हम लोग काका नगर में अपने घर में मिले, सारे भाई बहन उनके बच्चे सब इकट्ठे हुए, लंच कर रहे थे और हमने कार्यक्रम बनाया कि भाई चलिए आपकी 75वीं सालगिरह आ रही है, 13 फरवरी को इसका हम मनाएंगे। तो उन्होंने कहा क्यों मनाओगे, मैं तो इसके बिल्कुल पक्ष में नहीं हूँ। तो खैर बहुत उनको समझाया गया और बार बार उन्होंने कहा कि नहीं। तो फिर अंत में ये हुआ कि उन्होंने सोचा भाई ये लोग तो मेरी बात ही नहीं मान रहे। तो उन्होंने कहा कि देखो तुम ये कार्ड वार्ड बना रहे हो, लिस्टें बना रहे हो और भेज दोगे लोगों को और 13 फरवरी के पहले अगर मैं मर गया तो ट्रम्प कार्ड। तो उनकी बात सुन के एकदम सन्नाटा हो गया सब लोग कि भाई अब तो मामला सीरियस हो गया। लेकिन बीइंग द यंगेस्ट इन द फैमिली आई यूज्ड टू टेक सम लिबर्टीज विद हिम। तो मैंने उनको कहा कि बाबूजी फिर भी तो लोग आएंगे। तो ये सुन के वो खूब जोर से ऐसे उन्होंने कहा जो करना करो। अच्छा, तो ये करने कराने के जो प्रसंग चल रहे हैं, जैसे किताब खुलती है, मतलब मैंने उसके क्रम को उल्टा कर दिया और सीधे उनके बचपन में हुआ। किताब खुलती है जिसमें वो एक बाबूजी की तरह पेश आते हैं। अच्छा, वो अपनी पढ़ाई कर रहे हैं नौजवानी में और फिर उनके सारे प्रोफेशनल वो सब करके फिर किस्सा जाता है कि जब ये सब वो नहीं थे और जब उदय सिंह बुद्धि थे तब क्या था। वैसे तो ये सब मैं जब सारे प्रसंग पढ़ रहा था तो मुझे सबसे ज़्यादा जो मार्क करने वाली चीज़ लगी, हम लोग जब बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ते हैं या किसी को भी पढ़ते हैं तो हमें ये लगता है कि शिक्षा एक ऐसी चीज़ है जो आपको आपकी गुर्बत से, आपको जो गिवन सर्कमस्टेंस दिए गए हैं, दुख तकलीफ दिए गए हैं, उनसे बाहर निकाल सकती है। और वो इस चीज़ को लेके जिस तरीके की उन्होंने फ़ाइट मारी, ख़ास तौर पर जब वो ट्रेन की जर्नी जिसका मैंने शुरुआत में जिक्र किया, वो बताइए। क्योंकि मुझे लगता है कि उस पीढ़ी का ख़ास तौर पर उनका जो शिक्षा, अपनी शिक्षा पर जोर था कि वो किसी तरह 8वीं तक पढ़े थे और कैसे खुद MA तक गए। आपने वो तस्वीर भी लगाई है। और फिर आप लोगों की पढ़ाई को लेकर जो उनकी चिंताएं थी।
दरअसल मुझे ये लगता है सौरभ कि उस ज़माने में क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ कोई ज़्यादा थी नहीं लोगों के पास, और अगर आपके पास कोई अपना काम धंधा नहीं है या अपना खेती नहीं है, तो आप बाज़ार में नौकरी करने लायक कैसे बने? तो शिक्षा एक ऐसा माध्यम था जो उस वक्त भी सोचा गया, और मुझे लगता है कि उसके बाद भी आज भी इंडिपेंडेंट इंडिया में ज़्यादातर लोग ये समझते हैं कि भाई शिक्षा एक ज़रिया है जिससे आप तरक्की हासिल कर सकते हैं, जिससे आप अपने लिए कुछ सुख सामान इकट्ठा कर सकते हैं। तो शिक्षा पे ज़ोर था, और क्योंकि उनको अपने घर से कुछ हासिल तो हुआ नहीं, और जो उन्होंने शुरू में शिक्षा ग्रहण की वो भी इतनी थी कि उनको फौज में भर्ती करा दी। लेकिन एक बड़ा दिलचस्प इसमें वाकया जो मैंने उनकी डायरी से लिया कि जब उनकी शादी हुई और शादी के बाद वो कलकत्ता चले गए पोस्टिंग, तो फोर्ट विलियम डिपो में। वहाँ उनके पास सबसे पहली जब चिट्ठी हमारी अम्मा की पहुंची तो उसमें शुरू में लिखा था अत्र कुशलम तत्रास्तु। उनको समझ में नहीं आया कि ये है क्या, और उनको इतनी झिझक हुई कि भाई अब किसको, मैं ये भी नहीं कह सकता किसी को कि यार मेरी वाइफ का लेटर आया तो ज़रा पढ़ के बता दो। और उनका एक मित्र था, वो साउथ से था, रामलिंगम, उसको भी हिंदी इतनी आती नहीं थी। तो एक तरह से उनको ये हुआ कि भाई मुझे कुछ पढ़ना चाहिए, और बिना पढ़े तो मैं ज़िंदगी में कुछ भी नहीं कर पाऊँगा। तो वो फिर जब कलकत्ता से आए, और उस जर्नी में ये वाक़या हुआ कि आते वक्त एक तो उन्होंने सोचा कि भाई आगरा में मैं रुकूं, तो आगरा में रुक के, और जब ट्रेन से उधर स्टेशन पे कुछ पूरी लेने के लिए उतरे तो उन्होंने देखा कि भाई मेरी तो जेब कट गई। जब पूरी वाले से पूरी पैक कराई और जेब में हाथ डाले तो पैसे नहीं थे। तो देखिए अब, और यही चीज़ें हर दौर में महसूस आप ऐसे लोग मिलेंगे कि पूरी वाले ने कहा कि कोई बात नहीं, आप पैसे बाद में लेना, आपको भूख लगी आप खा लो, लेकिन उन्होंने लिया नहीं। खैर, और फिर वो जब गए वापस कंपार्टमेंट में तो उनका छोटा सा जो ट्रंक था वो किसी ने उठा लिया। तो वो दरअसल आ रहे थे जयपुर, क्योंकि उन्होंने पॉकेट भी फट गई फिर, और खिड़की से उतरते फिर वो बांदीकुई में, हाँ बांदीकुई में पतलून फट गई। फिर वो कहा कि भैया पहुँचे कैसे, ट्रेन मिस हो गई, तो वो गुड्स ट्रेन में बैठ के किसी तरह से जयपुर आए। लेकिन वो आ इसलिए रहे थे क्योंकि वो बोर्ड का इम्तिहान देना चाहते थे, और इसलिए उन्होंने ये ज़रूरी समझा कि किसी भी तरह से जयपुर पहुँचो, बोर्ड का इम्तिहान दो, तब जाके आगे बात बनेगी। और इस वहाँ से फिर इनकी शुरुआत हुई। लेकिन दिलचस्प चीज़ ये है कि बचपन में भी उन्होंने लिखा है कि उन्होंने कुछ कुछ किताबें लाइब्रेरी में जाके पढ़ी थी, और अंत तक हमने ये देखा कि उनको पढ़ने का बहुत शौक था। तो अभी भी हमारे पास उनकी ख़रीदी हुई सन 45-46 की किताबें अभी तक हमारे पास रखी हुई है। तो पढ़ते थे। फिर वो धीरे धीरे उन्होंने बीए किया, साहित्य रत्न किया, एमए इंग्लिश किया, और तब उनकी फैक्ट्री में जहाँ वो काम करते थे बाद में नेशनल बॉल बेयरिंग में, तब एक उनके सुपरवाइज़र थे, शायद गांधी जी उनका नाम था। उन्होंने उनको कहा कि भाई लवासा जी, आप ये अंग्रेज़ी वगैरह पढ़ के कोई ज़्यादा तरक्की नहीं कर पाओगे, तो आप एक सिटी एंड गिल्ड्स नाम की संस्था है लंदन में, उनका आप एक इंजीनियरिंग का कोर्स कर लो, डिप्लोमा। तो वो फिर उन्होंने, वो करस्पॉन्डेंस से होता था, उन्होंने सिटी एंड गिल्ड से करके, तो फिर 1959-60 में जाके उनका एक तरह से तीसरा इनिंग शुरू हुई कि भाई वो सारा पिछला जो जीवन है वो एक तरह से जयपुर का समाप्त होके, एंड देन ही वेंट टू। सो व्हाट आई फील इज़ कि उस ज़माने में लोग शिक्षा हासिल करके
और ये समझते थे कि अब हम बहुत कुछ कर सकते हैं, और वही चीज़ उन्होंने अपने बच्चों में कोशिश की कि भाई इनको एक ही चीज़ में इन्वेस्ट कर सकता हूँ कि इनको पढ़ाओ, और लेकिन वो मत पढ़ाओ जो मैं चाहता हूँ, उनको वो पढ़ाओ जो ये दिलचस्पी रखते हैं। अच्छा, ये बताइए कि दिलचस्पी वाली बात तो सही है, सब अपनी अपनी फील्ड में गए, क्योंकि माता जी नाराज़ होती थी, आपके बड़े भाई साहब पेचकस लेके हर चीज़ खोलने में लगे हैं, थपड़ियाए भी खूब जाते थे, आपकी उंगली भी उन्होंने बिजली के सॉकेट में डलवा दी थी, एक बार कबर्ड में भी बंद कर दिया था। लेकिन वो कौन सी प्रेरणा थी जिसके चलते वो जब आपका बेलगाम के मिलिट्री स्कूल में दाखिला कराने गए तो वहाँ लिखा है कि ये बड़े होकर कलेक्टर बनेगा? ये दरअसल मुझे बिल्कुल पता नहीं था। ये 2018 में मैं स्कूल गया, तब आप इलेक्शन कमिश्नर तब मैं था, तो उन्होंने अपने फाउंडर्स डे पे मुझे बुलाया, और टू माई सरप्राइज, बड़ी कमाल की फीलिंग होगी ना, टू माई अपने स्कूल में वापस जाना है। अच्छा, वो भी मुझे इसलिए आइडिया आया कि जब मैं स्कूल जा रहा था, उससे पहले हमारे एक मित्र हैं जो आजकल बड़े वहाँ पर प्रतिष्ठित डॉक्टर है बेलगाम में, तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया और उन्होंने मुझे कहा कि मैंने अपने स्कूल में अपना एडमिशन फॉर्म निकाला, और उसमें मैंने देखा कि जब मेरी 1966 में स्कूल में भर्ती हुई थी, तो उसमें एक कॉलम था कि जहाँ पेरेंट्स को लिखना होता था कि व्हाट डू यू वांट योर सन टू बिकम, क्योंकि वो कोएड नहीं था, सिर्फ लड़कों का स्कूल था। तो मेरे पिताजी ने उसमें लिखा, मतलब उस लड़के ने बताया कि उन्होंने लिखा कि आई वांट हिम टू बिकम अ वर्दी मैन। तो ये बात मुझे बहुत छू गई कि देखिए, शिक्षा तो ठीक है, लेकिन उस ज़माने में लोग थे, और मैं समझता हूँ आज भी ऐसे, कि शिक्षा, तालीम सब अपनी जगह है, संस्कार अपनी जगह है, तो आप ये शिक्षा और तालीम और संस्कार अगर दे दें तो आपके बच्चे जिम्मेदार नागरिक बनेंगे और अच्छे इंसान बनेंगे। आप ये बोल रहे हैं, मुझे पहला पन्ना याद आ रहा है आपकी किताब का। टेल मी सर, इन विच फील्ड कुड आई मेक अ ग्रेट करियर? द चाइल्ड आस्क्ड। द फादर रिप्लाइड, बी अ गुड ह्यूमन बीइंग, देयर इज अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी इन दिस एरिया एंड वेरी लिटिल कंपटीशन। तो ये दरअसल जो वाक़या आप पूछ रहे हैं, तो जब मैं स्कूल में गया, मैंने कहा प्रिंसिपल को कि भाई मुझे भी दिखाइए अपना फॉर्म। तो आई वाज सरप्राइज के स्कूल ने बड़े अच्छी तरह से सबके अभी तक रिकॉर्ड मेंटेन किए हुए हैं, और वो उन्होंने मेरा पूरा फोल्डर ला के मुझे दिखाया। तो उसमें उस ज़माने की 1966 अगस्त की फ़ोटो और फॉर्म, उस फॉर्म में जो जो चीज़ें भरी हुई है, मेरा वेट कितना था, मेरा हाइट कितनी थी, मेरा चेस्ट कितना था, ये सब कुछ उसके अंदर लिखा हुआ है। तो उसमें इस कॉलम में कि व्हाट डू यू वांट योर सन टू बिकम, मेरे पिताजी ने लिखा था द बॉय वांट्स टू बिकम अ कलेक्टर। वो नहीं चाहते थे, मतलब उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं चाहता हूँ, उन्होंने कहा कि भाई द बॉय वांट्स टू बिकम अ कलेक्टर। और ये इट वाज अ रेवलेशन टू मी इन 2018 व्हेन आई सॉ दैट फॉर्म। लेकिन मुझे लगता है कि व्हेन आई वाज इन 4th, तो एक छोटा मोटा स्कूल में ऑर्डर प्ले हुआ था, और उसमें मुझे कुछ 5 रुपये इनाम मिला था। उसमें मैं एक जज बना था, तो शायद ये होगा कि भाई मैं जज बनना चाहता हूँ। तो खैर ये तो एक अलग बात है, लेकिन दरअसल उनका जो रोल बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन मैं मानता हूँ कि उन दिनों, और अब भी होता है, कि बच्चों को अपनी सो कॉल्ड एकेडमिक एबिलिटीज़ के हिसाब से छंटनी कर देते थे कि भाई तुम साइंस पढ़ोगे, तुम आर्ट्स पढ़ोगे। तो 8th के बाद ऐसा होता था, तो मुझे साइंस मिल गई, और मैं साइंस नहीं पढ़ना चाहता था। तो गर्मियों की छुट्टियों में वो रिज़ल्ट आता था, उसमें आया था प्रमोटेड टू क्लास 9A। तो जब मैंने बावजूद कहा कि भाई मैं साइंस नहीं पढ़ना चाहता, तो उन्होंने कहा कि जो तुम्हारा मन आए करो। तो उन्होंने ये ज़रूर मदद की कि उन्होंने प्रिंसिपल को एक चिट्ठी लिख दी कि भाई इसको आप ह्यूमैनिटीज़ पढ़ने दें, और वो
क्योंकि मिलिट्री स्कूल था, वहाँ डिसिप्लिन वगैरह कुछ ज़्यादा थी, और जो एडमिनिस्ट्रेशन चाहे वो बातें ज़्यादा मानी जाती थी, बजाय इसके कि स्टूडेंट्स की इच्छा को आप रिस्पेक्ट करें। और मनी साहब तब जा भी चुके थे, मनी साहब जा चुके थे, लेजेंडरी प्रिंसिपल ऑफ बेलगाम मिलिट्री स्कूल। वो लेफ्टिनेंट कर्नल थे हमारे, एक सौफ जॉन साहब, उन्होंने कहा कि भाई आप हैव यू गॉन मैड। तो खैर फिर मैंने उनको कहा, लेकिन ही कुड नॉट परसुएड मी बिकॉज ही हैड ऑलरेडी सीन द लेटर फ्रॉम माई। देन ही सेड ठीक है आपकी मर्जी। तो अब वो ह्यूमैनिटीज़ की तरफ से जो आगे फिर मेरी दिलचस्पी हुई, और आगे भी फिर मैंने इंग्लिश लिटरेचर पढ़ा। बट वन थिंग आई ऑलवेज हर्ड हिम से कि लिटरेचर मेक्स यू ह्यूमेन। तो और ये बात मुझे हमेशा लगती है, ऐसा नहीं है कि और लोग ह्यूमन नहीं होते, बट लिटरेचर पढ़ने से थोड़ी सेंसिबिलिटी, सेंसिटिविटी, संवेदनशीलता। अच्छा, ये आप जब बता रहे थे तो मुझे, ये तो आपकी पढ़ाई का एक किस्सा हो गया, और मुझे जो आपकी बड़ी बहन है डॉक्टर शकुंतला लवासा, उनका किस्सा याद आ गया कि जब उनको बनस्थली में भर्ती किया गया और चिट्ठियाँ आई वहाँ से, क्योंकि उसको जैसे उन्होंने डील किया, एक अव्वल तो उन्हें पढ़ने भेजना वहाँ पे उस ज़माने में, और जिस तरह से उन्होंने मेडिकल की पढ़ाई सब चीज़ें की, दैट शोज़ द अप्रोच। मतलब उसकी एक झलक मुझे वो भी दिखी जब वो चेकोस्लोवाकिया में गए, और वहाँ पर एक परिवार के साथ जो तस्वीर भी है कि उन्होंने एक तोहफ़ा दिया कि ये मेरी बहन के लिए, और फिर उनको स्वेटर दिया गया। हाँ, तो मैं ये मानता हूँ कि देखिए, ये सब जो आज हम डिस्कस करते हैं कि महिलाओं का दर्जा क्या है समाज में और उनकी उपेक्षा होती है, लेकिन इनका जितना भी व्यवहार था, इनका जिस तरह से इन्होंने पाला पोसा, और फिर मैं ये कहता हूँ कि ऐसा नहीं है कि वो एक यूनिक या नायाब किस्म के व्यक्ति थे, ऐसे हज़ारों लोग होते हैं, बिल्कुल हज़ारों लोग होते हैं ऐसे। शायद इसी वजह से आपने लिखा भी है पोर्ट्रेट ऑफ एन इंडियन जनरेशन। और जब वो जयपुर में थे तो उन्होंने सुना था कि हीरालाल शास्त्री जो जयपुर स्टेट के होम मिनिस्टर थे या होम सेक्रेटरी थे, उन्होंने फिर अपना एक संस्था स्थापित की, बनस्थली बनाया, और वो शांताबाई उनकी बेटी थी 12 साल की, जिसकी डेथ हो गई। तो क्योंकि सिस्टर मेरी अंडर एज थी, 14 साल की उम्र में एसएससी कर लिया था, तो उनको बनस्थली भेज दिया। और ये भी आप देखिए कि बनस्थली भेजा घुड़सवारी सीखने, म्यूज़िक सीखने, फिज़िकल एजुकेशन सीखने, और लिख भी दिया चिट्ठी में कि भाई फीस के लिए बार बार मत करो, जो वो करना चाह रही है उसको करने दो। तो वहाँ पर ये जो इंसिडेंट है, और इसको इंसिडेंट को देख के वाकई सुन के हमको ये लगता है कि बहुत ही लिबरल किस्म के, और लिबरल के अलावा मैं समझता हूँ सेल्फ अश्योर्ड, एकदम उनको आत्मविश्वास था कि जो चीज़ मैं समझ रहा हूँ, जो चीज़ मैं कर रहा हूँ, वो बिल्कुल ठीक है। और वो वाक़या ये था कि कुछ चिट्ठियाँ आई थी बहन के पास, और वहाँ क्योंकि बनस्थली विद्यापीठ में चिट्ठियाँ सेंसर होती थी, तो उन्होंने उन चिट्ठियों को जब्त कर लिया, और जब्त करके एक वार्डन ने चिट्ठी लिख के पिताजी को भेज दी बड़ौदा में कि भाई ये चिट्ठियाँ आपकी लड़की के नाम से आई। तो जब वो चिट्ठियाँ बाबूजी ने पढ़ी, तो पहले तो उनको ये लगा कि भाई ये बनस्थली में कैसी शिक्षा देते हैं लोगों को, रेजिमेंट करते हैं या उनके दिमाग को और उभारते हैं, दिमाग विकसित करते हैं या दिमाग को और संकीर्ण बनाते हैं। तो खैर उन्होंने वो चिट्ठियाँ किसी पड़ोस के लड़के ने लिखी थी, तो उन्होंने स्कूल के बनस्थली विद्यापीठ की वार्डन को चिट्ठी वापस लिखी, और उसकी एक कॉपी प्रिंसिपल को लिखी कि दीज लेटर्स में बी रिस्पेक्टफुली हैंडेड ओवर टू माई डॉटर, और साथ में ये भी लिखा कि शी इज़ फ्री टू रिसीव लेटर्स फ्रॉम एनीवन शी लाइक्स एंड शी इज़ फ्री टू राइट लेटर्स टू एनीवन शी लाइक्स। तो अब ये सोचिए कि भाई उस ज़माने में ऐसी विचारधारा रखने वाला इंसान
और उनके दिमाग में कैसे ये सब बातें आई, क्योंकि ही हिमसेल्फ डिड नॉट कम फ्रॉम अ वेरी हाईली एजुकेटेड और लिबरल बैकग्राउंड. But as I said, I mean, somehow when you go through so many things in life, so your personality or your temperament, आपका जो चरित्र है वो एक इस किस्म से विकास होता है. अब किन किन चीज़ों का उनके ऊपर प्रभाव था ये कहना तो बड़ा मुश्किल है. उन्होंने नहीं कहा, लेकिन ना उन्होंने कभी ये हमको कहा कि आप लिबरल हुआ करो. और ये एक मैं समझता हूँ कि उनकी बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैरेक्टरिस्टिक थी कि वो किसी को भाषण नहीं देते थे, शिक्षा नहीं देते थे. मैं कर रहा हूँ, अगर मेरी बात तुमको असरदार लगती है तो तुम फॉलो करो, तुमको नहीं लगती तो तुम अपनी मर्जी से कुछ करो. मैं तो अपने लिए जीता हूँ और अपने जो ठीक जितनी भी मेरी संकीर्ण समझ है उस हिसाब से मैं काम करता हूँ. जब आप उनकी लिबरल वैल्यूज़ की बात कर रहे थे तो इस किताब की एक तस्वीर मुझे बहुत पसंद है और मुझे लगता है कि वो इस देश के उन सभी पुरुषों को दिखाई जानी चाहिए जो किसी के संभावित फादर इन लॉ हैं, किसी के ससुर बनेंगे, उनके अगर बेटे हैं तो वो कभी अगर शादी का इरादा करते हैं और बहू आती है तो उसमें आपके बाबूजी, आपकी पत्नी नोबेल लवासा जी कैसे कंधे पे हाथ रख के बड़े मुस्कुराते हुए मुद्दत से खड़े हैं और मैम के पेरेंट्स भी खड़े हैं. और फिर मुझे वो किस्सा याद आया कि बारात गई है और बारात के साथ लड़की गई है, लड़का अलग से पहुंचा है. हाँ, वो भी मतलब एक अजीबोगरीब मंजर था एक तरह से, क्योंकि जो भी वो देखता है वो हंसता भी है, अचरज भी करता है कि भाई ऐसे कैसे हो सकता है. लेकिन उनके दिमाग में कभी ये सब चीज़ें आती ही नहीं थी कि भाई जो सहज तरीके से जो चीज़ हो रही है वो होनी चाहिए. उसके ऊपर कोई आप क्यों कोई विचारधारा या कोई प्रेजुडिस थोपते हो. अब हुआ यूँ कि भाई वो अपनी ट्रेनिंग ख़त्म करके जयपुर से जा रही थी गोरखपुर, पंजाब नेशनल बैंक. तो जयपुर से गोरखपुर जाने का रास्ता दिल्ली से है और गोरखपुर में उनके पेरेंट्स रहते थे. रेलवे में. और मेरे अम्मा बाबूजी फरीदाबाद में रहते थे, वो दिल्ली से जा रहे थे और बाकी मित्रगण जो जो जाना चाहते थे वो जा रहे थे. तो उन्होंने कहा कि भाई ये हमारे साथ ही चली होने वाली बहू. और क्योंकि अदरवाइज उनके पेरेंट्स सोच रहे थे कि भाई अकेली आएगी तो किसी को भेजो, किसी को क्या करो. तो बाबूजी ने कहा नहीं नहीं हमारी हम लोग आ रहे हैं, हमारे साथ आएगी. तो वो एक तस्वीर है कि वो गोरखपुर स्टेशन पे पहुंचे तो वो लोग जो स्वागत करने आए थे तो वो उनको भी माला पहना रहे थे. और उस बारात की खासियत ये थी कि उसमें दूल्हा नहीं था. और दूल्हा जब पहुंचा तो मुंह पे टॉर्च मार के पहचाना गया, वो भी बता दीजिए. तो वो क्योंकि मैं दमोह में था और दमोह से मैं आ रहा था और ट्रेन उन दिनों बदलते थे, इलाहाबाद कहीं पे बदलते थे, तो वो ट्रेनें लेट चलती थी. लेट हो गई, किसी को उन दिनों फ़ोन वोन नहीं कर सकते थे आप कि भाई ट्रेन लेट हो गई है. और वहाँ का जो लेने स्वागत वगैरह का इंतज़ाम था वो सब निमट गया. तो और मुझे याद है हमारी ट्रेन करीब 12:30-1 बजे रात को वहाँ पहुँची. तब तक कोई था ही नहीं और ना लाइट थी वहाँ पे. तो खैर और साइकिल रिक्शे में बैठ के और अच्छा मेरे साथ एक सवारी और थी, एक वो अकेली महिला थी, उनका एक छोटा बच्चा था. तो पहले ये हुआ कि भाई उनको छोड़ें, तो वो रिक्शा पहले साइकिल रिक्शा उनके घर गया, फिर वहाँ से मैं इस घर आया जहाँ शादी होनी थी. तो फिर उन्होंने टॉर्च वॉर्च जला के और तस्दीक किया कि भाई ये सही आदमी है. अच्छा, ये तो और एक बड़ा अच्छा ट्रेडिशन भी कायम हो गया कि बहुत ही सादा ढंग से शादियां हों. वो तो कोर्ट मैरिज हमारी, उसमें मैंने एक लाइन लिखी है कि इट वाज अ ट्रेडिशन इन द लवासा हाउस होल्ड दैट ऑल कोर्टशिप्स एंडेड इन द कोर्ट. अच्छा, अब हम बात करते हैं उनका जो पेशेवर जीवन रहा है ना,
जिसमें एक लंबे वक्त तक मुझे उसमें एक व्यक्तिगत दिलचस्पी का एंगल भी मिल गया। अभी मैं जैसे आपको बता रहा था इंटरव्यू शुरू होने के पहले कि कुछ रोज़ पहले मैं अपने गांव गया, तो गांव में मुझे एक बुज़ुर्ग महिला मिली, और वो इतनी बुज़ुर्ग हैं कि उन्होंने मेरे पिताजी को, और मेरे पिताजी 68-69 बरस के, उनको उन्होंने शॉर्ट्स में देखा था जब उनकी शादी होकर आई थी। तो वो बता रही थी पिताजी के बचपन के किस्से कि कैसे शरारती थे, ऐसे थे वैसे थे। और फिर एक ट्रैक्टर का किस्सा सुनाया कि साहब गांव में पहला ट्रैक्टर आपके बाबा जी ने लिया था, और वो जीटर ट्रैक्टर था, और आपके बाबूजी उस कंपनी में काम करते थे जिस कंपनी का कोलैबोरेशन था जीटर ट्रैक्टर के साथ। जब वो आपके साथ रहने लगे, ज़्यादा संवाद होने लगा, तो वो अपनी पेशेवर ज़िंदगी के किस्से सुनाते थे या सब कुछ आपको डायरी से ही पता चला? नहीं, जैसा मैंने बताया था कि मैं तो बाहर रहता था हॉस्टल में, और कभी गर्मियों की छुट्टी में आते थे, तो रिटायरमेंट के बाद कभी ऐसा हुआ? नहीं, वो कभी कभी बताते भी थे, लेकिन इतनी विस्तार से जो उन्होंने अपनी डायरी में लिखा है, ये चीज़ें उन्होंने बताई नहीं थी। लेकिन उन्होंने फिर अपनी डायरी में जब 75 साल के लगभग हुए या 74 साल के, तब से उन्होंने अपनी डायरी लिखना शुरू किया। अच्छा। तब उसमें उन्होंने ये सारे किस्से बयान किए कि कैसे वो चेकोस्लोवाकिया गए, बेलग्रेड गए, प्राहा गए, लंदन गए, वहाँ पर कैसे अलग अलग कंपनियों में और क्या क्या उनके साथ वहाँ पर हुआ, व्हाट ही फेल्ट। जैसे उनको एक चीज़ बड़ी अजीब लगी वहाँ, और जिससे वो बहुत प्रभावित हुए कि भाई वहाँ तो महिला और पुरुष दोनों मिल के काम करते हैं, चाहे फैक्ट्री में हो चाहे घर में। तो और वो मेरे पिताजी घर पे काम नहीं करते थे कभी, सुबह की चाय बनाने के अलावा। तो इस चीज़ को उन्होंने बड़ा, तो ये सारी जो डिटेल्स हैं कि कैसे ट्रैक्टर की कंपनी पहले एक आर्म्स की कंपनी थी, और धीरे धीरे फिर वो अर्थ मूवर्स और ट्रैक्टर्स बनाना शुरू किया, और किस तरह से हिंदुस्तान जब आज़ाद हुआ तो फिर एक दौर चला कि भाई हम हिंदुस्तान में भी ट्रैक्टर्स बनाना शुरू करें। तो पहले तो जैसे बहुत सारी चीज़ों के बारे में होता था कि सिर्फ इंपोर्ट, तो वहाँ जो बड़ौदा में पाशा भाई थे, वो भी एक स्वतंत्रता सेनानी थे, पाशा भाई पटेल। और उनको फिर पिताजी ने लिखा है कि जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि आप ट्रैक्टर, क्योंकि उनका ही वॉज अ बिजनेसमैन बेसिकली, तो आप इस चीज़ को आगे चलाइए। तो उनको फिर कोई इंपोर्ट लाइसेंस मिला, उन्होंने इंपोर्ट करना शुरू किया। हाँ, और उसका डेमोन्स्ट्रेशन कैसे गाँव में जाके करते थे, और ऐसे धीरे धीरे वहाँ पर प्रचलन हुआ कि भाई ट्रैक्टर का इस्तेमाल किया जाए। और पहले कोलैबोरेशन था, फिर और वो सारी चीज़ जो हम मेड इन इंडिया और अब जिस चीज़ की बात करते हैं, उसकी मुझे लगता है शुरुआत थी उन दिनों, क्योंकि धीरे धीरे ये चीज़ सामने आती है कि कोलैबोरेशन से ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी कैसे हो, और फिर अपने आप बनाना हम कैसे शुरू करें पार्ट्स, ये सारी चीज़ का उसके अंदर वर्णन किया गया है। मैं उस वर्णन पे आऊँगा, उनके फैक्ट्री जीवन के बड़े दिलचस्प किस्से हैं, पर मैं दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप फ्लाइट में हो और कोई बच्चा रो रहा हो तो उसे चुप कराने की कोशिश करिए, क्योंकि उसका फ़ायदा ये होता है कि आपकी फ़्लाइट मिस नहीं होती है। बताइए, वो बड़ा मार्मिक किस्सा है। हाँ, वो जब लौट के आ रहे थे लंदन से, तो उन कोई एक एयर इंडिया की मुलाजिम थी जो छुट्टी पे आ रही थी, तो उसका बच्चा था, वो उससे चुप नहीं हो रहा था, तो बाबूजी ने किसी तरह से उसको कहा कि अच्छा मैं चुप कराता हूँ, तो वो किसी तरह से चुप हो गया। तो वो बड़ी इम्प्रेस हुई कि अरे ये आदमी तो बड़ा जानकार है और इसके कोई तरीका इसको पता है। खैर हुआ ये कि उस फ्लाइट में हवाई जहाज़ में कोई ख़राबी हो गई तकनीकी, लैंडिंग के वक्त स्नो की वजह से टायर बस्ट हो गया, तो वो वहाँ पर उसका हॉल्ट लंबा हो गया। डसेल्डॉर्फ में शायद हॉल्ट हुआ था। ड्यूसेल्डॉर्फ, बिल्कुल ठीक बात है, डसेल्डॉर्फ में। तो वो फिर वो उसका जो पार्ट था, व्हील वापस लंदन से लाना था, उस दौरान पिताजी उतरे बाबूजी, और वो लाउंज में जाके
और उनको नींद आ गई। और जब वो फ्लाइट तैयार हो गई और जाने के लिए, और फिर उन्होंने देखा कि भी एक पैसेंजर तो मिसिंग है, तो फिर वो महिला ने बताया कि हाँ ये आदमी नहीं है, और वो ढूंढ मची, तो फिर जाके उनको लाउंज से उठाया गया। आपने उनके जो उन्होंने इंजीनियरिंग के काम किए, प्रोजेक्ट पे अलग अलग काम किए, उसके बहुत सारे किस्से लिखे हैं। कई दफ़ा जब वो अड़ गए अपने हायर ऑफिशियल्स के सामने भी कि नहीं मैं अमुक को नहीं निकालूंगा, या ये रिपोर्ट ऐसी ही है, कौन सा किस्सा आपको पर्सनली बहुत मूविंग लगा? मुझे 2-3 चीज़ें उसमें लगी। एक तो ये है कि जितने भी किस्से उन्होंने बयान किए, और कुछ के बारे में तो हमको पता भी था, वो काफ़ी सिस्टमैटिक ढंग से काम करते थे। और उनका ये मानना था कि अगर आप सिस्टमैटिक ढंग से काम करो, ऑब्जेक्टिवली ट्रांसपेरेंटली काम करो, तो आपके काम पे सवाल उठाने आसान नहीं है लोगों को। और अगर कोई उठाता भी है तो आपके पास एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है कि भाई मैंने ये काम किया है, ये सोच के साथ काम किया है। तो जैसे 2-3 किस्से उसमें हैं, बयान किए गए हैं कि मटेरियल सप्लाई का एक किस्सा है। हाँ जी। या एक इंटरव्यू लेने का किस्सा है। जब वो भर्ती कर रहे थे तो बाबूजी को पता नहीं क्या सूझा कि वो जो इंटरव्यू करते थे उसका रिकॉर्ड बनाते थे कि ये सब, हाँ, तो ये सवाल पूछा, ये इसने जवाब दिया पूरा। तो जब उन्होंने जिस व्यक्ति को भर्ती किया मेरिट के आधार पर, और कोई एक शख्स है जो रिजेक्ट हो गया, और वो जो शख्स रिजेक्ट हुआ था मालिक के मित्र का बेटा वो था। मित्र का बेटा, तो उन्होंने पूछा भी ये कैसे हुआ, तो फिर बाबूजी ने बताया कि देखिए ये है रिकॉर्ड, ये मेरा सवाल था, ये इसका जवाब था। तो अब उसको देख के फिर अगर आप कोई अपना डिस्क्रेशन थोपना भी चाहते हैं तो आप थोप नहीं सकते। तो देन दे वर कन्विंस कि भाई ठीक है, इस आदमी ने जो किया ठीक किया। और उसके बाद में उनकी रेपुटेशन इस तरह की बन गई कि पाशा भाई ये कहते थे कि मिस्टर लवासा हैज़ डन इट, इट इज़ राइट। ऐसे ही मटेरियल रिजेक्शन के बारे में उन्होंने पूरा अपना एक रिकॉर्ड तैयार किया था, टेस्ट वगैरह करा के। तो जो मटेरियल सप्लायर कोई बॉम्बे में किसी जो हायर ऑफिशियल था उससे जानकारी रखता था, उससे उसका संबंध था, लेकिन जब उन्होंने पूरे टेस्ट का रिकॉर्ड दिखाया कि इस वजह से इसने जो मटेरियल सप्लाई किया है ये हमारी कंपनी के लिए माफिक नहीं है, बेकार हो जाएगा, मशीनरी बैंड नहीं हो पाएगा ठीक से। तो वो तो एक तो ये बात मुझे बहुत प्रभावित किया। दूसरी चीज़ ये कि ही वॉज वेरी फेयर इन हिज अप्रोच। वो मतलब हमको कभी भी ये नहीं लगता था कि वो पक्षपात करते हैं। और एक जो इंसिडेंट उन्होंने रिकॉर्ड किया है, तो उनके वहाँ पर एक मुलाजिम था जिसका नाम था अशोक भाई। वो सिनेमा टिकट वाला किस्सा। तो एक दिन जो बाबूजी का बॉस था, और जो बाबूजी की बहुत इज्जत करता था और बाबूजी को बचाता भी था लोगों से कि भाई ये ठीक किया है इन्होंने। अब एक दिन उसी ने बाबूजी को कहा कि एक अशोक भाई है, इसको आप निकाल। तो बाबूजी ने कहा भाई क्यों निकाल, कारण बताओ इसने किया क्या है, क्योंकि मेरे हिसाब से ये मेरे नीचे काम करता है, बिल्कुल ठीक है इसका काम। तो उन्होंने कहा नहीं, वो मैं चाहता हूँ आप निकाल दो। तो बाबूजी ने कहा कि नहीं, चाहने से नहीं निकल सकता, अगर इसमें कोई ऐब है, हमारी कंपनी के लिए कोई नुकसानदायक है ये व्यक्ति, तो हम निकाल सकते हैं, तो आप मुझे जस्टिफिकेशन दीजिए, तो इसके खिलाफ मैं एडवर्स रिपोर्ट नहीं दूँगा। खैर वो उन्होंने फिर जो इनके बॉस थे लक्ष्मीकांत जी, उन्होंने इस बात को प्रेस नहीं किया। लेकिन ये बोल दिया लीव द ऑफिस। लेकिन ये इतना दिलचस्प एक मतलब जिससे आपको पता चलता है कि जो चीज़ आपके सामने है उसके पीछे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको पता नहीं है, और आप कभी ये धारणा भी बना लें कि ये व्यक्ति
ये फैसला इस वजह से कर रहा है, वो भी शायद आपको ठीक तरह से नहीं पता। तो जब थोड़े दिन बाद उस आदमी को टीबी हो गई, अशोक भाई को, और वो छुट्टी चला गया। तो फिर जब वो वापस आया और थोड़ा कमज़ोर था, तो उसको बाबूजी ने एक लाइट ड्यूटी दे दी। तो जो बाबूजी के बॉस उसको निकलवाना चाहते थे, उन्होंने बाबूजी को बुला के और कहा कि उसको है ना, अशोक भाई को कोई हल्का काम दे दो। तो बाबूजी ने कहा कि आप शॉप फ्लोर पे चल के देखिए। तो वो आए और ही वॉज वेरी हैप्पी, सेटिस्फाइड कि भाई इनको आपने, और उनको तभी पता भी नहीं था कि उदय सिंह पहले ही हल्का काम दे चुके हैं। तो बाद में ये चीज़ पता चली कि दरअसल वो उससे इसलिए नाराज़ थे क्योंकि वो एक दिन पिक्चर देखने गए और वहाँ पर टिकट की लाइन में ये आदमी खड़ा हुआ था, और क्योंकि वो रश्मिकांत एक जाने माने वहाँ के प्रख्यात किसी पटेल साहब के रिश्तेदार थे, तो वो आगे आके उन्होंने कहा कि, तो अशोक भाई को पता नहीं था कि भाई ये कौन है, मेरे सुपर बॉस हैं। हाँ, तो उन्होंने कह दिया कि भाई लाइन में आओ। अब ये बात उनको अखर गई। तो खैर, लेकिन मज़े की चीज़ देखिए कि जब बाबूजी ने ये कहा कि नहीं ये आदमी ठीक है, इसको नहीं निकालूंगा, तो रश्मिकांत जी ने उसका रिकॉर्ड पूरा मंगवाया और ये रिकॉर्ड से देखना चाहा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये उदय सिंह इसके पक्षपात कर रहा है। जब उसका रिकॉर्ड देख के और भी लोगों से जानकारी हासिल करके उनको ये तसल्ली हुई कि नहीं वाकई ये आदमी ठीक है, तब उनको ये लगा कि भाई मैं अपनी एक छोटी सी ईगो की वजह से क्यों इसका नुकसान करूं, और उनका ऐसा हृदय परिवर्तन हुआ कि उसके टीबी का सारा इलाज का खर्चा उन्होंने सहन किया। तो मतलब मुझे ये लगता है कि ये जो अच्छाई का पहलू है वो तब उजागर होता है जब आप एक्टिवली ये बिना सोचे समझे कि भाई अरे ये आदमी तो बुरा काम करना चाहता है इसलिए इसकी प्रवृत्ति खराब है, तो अगर आप इस चीज़ को कॉम्प्रोमाइज़ करके या उस आदमी को ये समझ के कि चलो ये तो बेकार है, तो आप पैसिव गुडनेस, लेकिन अगर आप वाकई समझते हैं कि नहीं मैं सोचता हूँ वो ठीक है, तो आप अपनी बात कहिए। हो सकता है दूसरा आदमी भी बदल जाए, क्योंकि उसके मन में क्या चल रहा है, उसने वो क्यों फैसला किया, आपको नहीं पता। सर मेरी पत्नी ने ये वाला जो पैसेज है ना, पैसे गुडनेस और ये सब वाला, उसको अलग से मार्क करके खुद मुझे 2 बार दिखाया कि ये जो तुम हर चीज़ में ज्ञान देते हो, देखो एक तरीका ये भी है। तो ये सारे प्रसंग चल रहे थे और फिर आपके पिताजी को लगता है कि अब कंपनी का चाल चलन बदल रहा है, रंग ढंग बदल रहा है। एक नया मैनेजर आता है, वो अपने लोगों को भर्ती करता जाता है और ऊपर मैनेजमेंट के कान में भी कुछ कुछ कहता जाता है, और फिर उन्हें लगता है कि अब रास्ता बदलना चाहिए, किसी दूसरी कंपनी में जाना चाहिए। और फिर वो मैनेजमेंट के साथ कमेटी बनती है, मीटिंग होती है, और ये कहते हैं भाई, आपने कहा कि पहली दफ़ा पिताजी ने सत्य नहीं बोला कि मैं ये जो नए लोग आए इनके रंग ढंग से नाखुश हूँ, और कहा कि साहब बच्चों की पढ़ाई है ये वो, तो उनकी तनख्वाह बढ़ा दी जाती है, लेकिन अगली सुबह ही उनको तनख्वाह बढ़ती है शाम को और अगले सुबह कहा जाता है खाली करो पड़ा। तो वो तो उनके लिए बहुत ही एकदम से फिर से आपदा जैसा वक्त रहा होगा। बहुत ज़्यादा उनको इस बात बड़ौदा की बात है, और मुझे लगता है कि उनको परेशानी इस बात से तो खैर हुई कि मुझे जहाँ मैंने 7 साढ़े 7 साल काम किया वहाँ से अचानक इस तरह से निकाल दिया गया। तो नौकरी जाने का उनको अफसोस तो था, लेकिन जिस तरह से उनके साथ बर्ताव किया उससे उनको थोड़ी निराशा हुई। इत्तेफाक की बात ये थी कि उनको दूसरी जगह नौकरी मिल गई थी और वो छोड़ने का विचार बना रहे थे। इसी वजह से उनको आयशर में नौकरी मिली थी, फरीदाबाद में।
लेकिन वो जब उन्होंने बताया अपनी कंपनी को कि मैं छोड़ना चाहता हूँ, तो पाशा भाई ने एक कमेटी बनाई, खुद उसके चेयरमैन थे, पूछा उनसे कि आप क्यों छोड़ रहे हो। तब ये सब बातें हुई कि भाई उन्होंने कह दिया कि मेरे बच्चों की पढ़ाई है और मेरे से मेरा खर्चा बहुत ज़्यादा है। तो पाशा भाई ने कहा ठीक है, हम आपकी नौकरी वो बढ़ा देते हैं तनख्वाह। और उस इंटरव्यू के दौरान जब बाबूजी ने ये कहा कि बच्चों की पढ़ाई की का खर्चा ज़्यादा है, तो एक कमेटी के सदस्य ने बाबूजी को ये कहा कि मिस्टर लवासा, इफ़ यू वांट योर चिल्ड्रन टू स्टडी ऑन द मून, यू थिंक द फैक्ट्री शुड बेयर द एक्सपेंसेस। तो बाबूजी ने कहा कि इफ़ यू नीड माई सर्विसेज यू विल हैव टू बेयर द एक्सपेंसेस। काम की वैल्यू है। और यही चीज़ आगे जाके ऐसे उनके साथ हादसा हुआ कि फरीदाबाद में उनकी फिर से नौकरी चली गई। हाँ, फिर से बहुत मुश्किल वक्त था। और वो 7 महीने तक उस उम्र में अनएम्प्लॉयड रहे। वो मेरे ख्याल उस वक्त उनकी उम्र 48 साल की थी। 7 महीने तक वो अनएम्प्लॉयड रहे। उस वक्त जब इंटरव्यू के लिए गए कैलविनेटर में, तो उनसे पूछा गया कि भाई आप कितनी तनख्वाह एक्सपेक्ट करते हैं। तो उन्होंने कहा कि जो आप पैसा देना चाहते हैं दीजिए, मुझे काम की आवश्यकता है। तो वो जो चीफ एग्जीक्यूटिव थे उन्होंने कहा कि अगर हम आपको 500 रुपये दें तो आप आ जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि वो आपकी मर्ज़ी है, अगर आपको मेरा काम 500 रुपये लायक लगता है तो आप मुझे 500 रुपये दीजिए, मुझे काम चाहिए। तो फिर उनको कुछ 1350 रुपये उतने की नौकरी मिली। आपने कैलविनेटर का जिक्र किया है, आप हरियाणा काडर के आईएएस अधिकारी थे, वो प्रसंग भी बता दीजिए जब कैलविनेटर के अधिकारी मिले थे या? हाँ, वो दरअसल हुआ ये कि उनके फैक्ट्री के कोई बड़े सीनियर ऑफिसर थे, वो मिले थे। तो उन्होंने फिर मुझे एक इंसिडेंट बताया कि कैसे इमरजेंसी के दौरान बोनस के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लग गया था। और कैलविनेटर क्योंकि इट वाज डूइंग वेरी वेल, तो वो 48% बोनस देते थे। और रेगुलेशन बन गया कि भाई आप 20% से ज़्यादा नहीं देंगे। तो कंपनी ने कहा भाई हमारे मुलाजिमों को हताश क्यों करें, निराश क्यों करें, तो बोनस जो सरकार ने कहा उतना देंगे, बाकी ओवर टाइम दे देंगे। तो सबको दे दिया गया। तो बाबूजी ने कहा कि भाई ओवर टाइम तो मैंने किया ही नहीं, मैं तो नहीं दूँगा, किस बात का। तो जो सरकार का नियम है उसके हिसाब से बोनस दे दीजिए, दैट इज़ ओके। तो चीफ एग्जीक्यूटिव जब रिव्यू कर रहे थे तो उन्होंने पूछा कि भाई वो सब हो गया बोनस, तो उन्होंने बताया जी वो सबको दे दिया गया, एक व्यक्ति है उसने लेने से मना कर दिया। तो लेकिन अब देखिए ताज्जुब की बात यह है कि उसके लिए उनकी प्रताड़ना नहीं हुई कि भाई क्या समझते हो अपने। वो चीफ एग्जीक्यूटिव ने कहा है भाई कौन है ऐसा आदमी, दिखाओ, लेके आओ मेरे से। पैसा नहीं चाहता है। हाँ, और मतलब ऐसा आदमी हमारी फैक्ट्री में है तो आई वुड लाइक टू मीट हिम। फिर वो मिले और उन्होंने कहा ठीक है, आप बिल्कुल मत साइन करिए ओवर टाइम, हम आपको एज अ स्पेशल इंसेंटिव या अवार्ड, परफॉर्मेंस अवार्ड के रूप में देंगे। और उसमें उन्होंने चिट्ठी लिखी कि भाई ये आपको इतना पैसा। तो बाबूजी ने कहा ठीक है, जो रिकॉर्ड पे जो चीज़ सही है वो दे रहे हो, एक्सेप्ट कर लूँगा, नहीं तो मुझे नहीं चाहिए। मेरे 4-5 सवाल और हैं, मतलब बात तो हम लोग खूब कर सकते हैं। एक सवाल मेरा ये है कि आपको ये ख्याल कैसे आया कि ये किताब लिखी जाए? दरअसल कुछ तो मैंने आपको बताया ही कि उनकी डायरी में इतनी सारी चीज़ें लिखी थी। वो डायरी आपके हाथ लगी, आपको पता था कि नहीं, बाबूजी ने डायरी लिखी थी, हमको पता था, लिखी हैं। तब आप पढ़ते थे जब वो लिखते थे या नहीं, तब नहीं पढ़ते थे, तब अपने कामों में सब मसरूफ़ थे। और बाबूजी क्या लिख रहे हैं, कहाँ लिख रहे हैं, वो ज़्यादा कोई अंदाज़ा नहीं था, लेकिन ये ज़रूर पता था कि वो अपनी डायरी लिख रहे हैं। और जब 2003 में वो गुज़र गए
तो उसके बाद में उनकी डायरी, 2-3 डायरीज थी, वो पढ़ी, फिर लगा कि भाई बहुत दिलचस्प चीज़ें हैं, फिर वो रख दी गई। 10-12 साल तक सोचा नहीं इसके बारे में। उसके बाद 2012 या 13 में फिर हम एक फैमिली फंक्शन हुआ, जब उनकी बर्थ एनिवर्सरी थी। उस वक्त हमने उनकी डायरीज़ के कुछ प्रसंग लेके एक छोटी मोटी किताब बनाई। अच्छा। लेकिन वो ऐसी थी कि भाई 10-12 जो घर के लोग हैं उन्हीं के लिए, तस्वीरें, किताबें। तब मुझे ये लगा कि वाकई इसमें मतलब ये तो एक कहानी है बाकायदा। और एक अंग्रेज़ी का हम प्ले पढ़ा करते थे, पिरेंडेलो का लिखा हुआ, 6 कैरेक्टर्स इन सर्च ऑफ एन ऑथर। तो मुझे ये लगा कि भाई ये तो एक पात्र है, ये एक राइटर ढूंढ रहा है कोई। His story has to be told. Who will tell this story? और फिर वाकई ये बात थी कि भाई ऐसे ऑर्डिनरी आदमी की कहानी कौन लिखेगा, क्यों लिखेगा? तो एक तो ये था, और बहुत सालों से दिमाग में उथल पुथल, कैसे लिखें, क्या लिखें। और मैंने पहले एक किताब लिखी हुई थी, 2006 में एक किताब लिखी थी, वो भी किसी और की बायोग्राफी थी। उसका नाम था एन अनसिविल सर्वेंट। तो जब पेंडेमिक हुआ, लॉकडाउन हुआ, तब एक तरह से लाइफ केम टू अ स्टैंड स्टिल। और फिर अचानक जब मैंने देखा कि लोग कह रहे हैं कि भाई कंजर्वेशन भी होना चाहिए और एनवायरनमेंट को बचाना चाहिए, नीला आसमान दिख रहा है, चिड़िया दिख रही है, ये दिख रहा है, वो दिख रहा है, और क्या मिला इतना सब कुछ हासिल करके, एक दूसरे से मिल नहीं सकते, क्या इतना आपने पूंजीवाद और इतनी मटीरियलिस्टिक लाइफ आपने इकट्ठी कर ली अपने इर्द गिर्द, और वी शुड रीसेट वर्चुअली लाइफ फॉर आवर फ्यूचर। तब मुझे ये लगा कि भाई ये जो पहले के लोग थे, हो सकता है इनके जीवन को अगर हम दोबारा देखें और इस दृष्टि से देखें, तो हो सकता है हमको फ्यूचर का कोई रास्ता मिले। बिल्कुल। और एक और मतलब मुझे ख्याल आया कि एक मैंने किताब पढ़ी थी लद्दाख के बारे में, जिसका नाम है एंशिएंट फ्यूचर्स। और वहाँ पर भी वो बड़ी दिलचस्प किताब है कि एक अमेरिकन महिला वहाँ के 45 साल ले लद्दाख में रही, और उसने ये देखा कि अगर आप ट्रेडिशनल लाइफ वहाँ के लोगों की है उसको समझें, उसको परखें और उस हिसाब से चलें, तो ये आपके फ्यूचर के लिए एक मॉडल है। तो समवेयर मुझे लगा कि भाई हो सकता है कैन द पास्ट ओपन अ विंडो फॉर द फ्यूचर। तो ये सारी चीज़ें मतलब उथल पुथल दिमाग में चलती हुई। फिर एक तीसरी चीज़ और, आई वॉज रीडिंग द बायोग्राफी ऑफ महात्मा गांधी, ऑटोबायोग्राफी। आई वॉज रीडिंग B.R. अम्बेडकर्स राइटिंग्स, और भी बहुत सारी चीज़ें मैंने पढ़ी। तो मुझे ये लगा कि ये महानता क्या होती है। मतलब कोई गांधी जी महान 1948 में बने, 1947 में बने, या वो शुरू से ही उनमें कुछ कुछ ऐसी चीज़ें थी जो महानता का द्योतक है। और क्या ऐसी चीज़ें आम इंसानों में नहीं होती है? लेकिन क्योंकि वो पॉपुलर नहीं है, क्योंकि वो इस लेवल पर नहीं पहुंचे कि लोग उनको रिकग्नाइज करते हैं, तो उनके बारे में तो बहुत कम लोग जानते हैं। तो व्हाट इज ग्रेटनेस? इज इट ओनली डीड्स ऑफ पीपल हु आर ग्रेट, और सब लोगों में है चीज़ें ऐसी? और जब आप बात करो तो लोग कहते हैं कि हाँ, ये हमारे गांव में, हमारे घर में, हमारे परिवार में, हमारे पड़ोस में ऐसा व्यक्ति है, बड़ा गजब का आदमी, एंड दे आर टेल्स ऑफ इंस्पिरेशन। तो ये सब चीज़ें सोच के, और जब फिर ये डायरी एक
रेडीमेड मटेरियल था, मतलब एक तरह से कथानक भी है, पात्र भी है। और एक चीज़ और सौरभ मुझे लगी कि अगर मैं चाहूँ भी या कोई क्रिएटिव राइटर चाहे भी तो ऐसा कैरेक्टर क्रिएट कर सकता है क्या कि जो पता नहीं क्या क्या चीज़ों से गुजर गया और फिर भी अपने ढंग से उसने ज़िंदगी। कितनी कहानियां हैं कि सड़क किनारे कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं और उसी चक्कर में वो कि तुम्हें डिमोट किया जाएगा, नायक नहीं रहोगे, हवलदार से नायक हो जाओगे, तो फौज छोड़ दी, अड़ गए, या एयरफोर्स छोड़ा, मतलब वो कानों की तकलीफ, मतलब इतने शेड्स हैं ना। और जो द्वंद्व उनकी ज़िंदगी में रहा, मतलब जैसे एक किस्सा है, मुझे किसी ने पूछा भी था कि जब वो ट्रेन में मुझे बेलगाम छोड़ने जा रहे थे, जी जी जी, 1966 में पहली बार मैं वापस स्कूल जा रहा था, और उनको लौटना पड़ा और आपको 2 ट्रेनें बदल के। तो वो मुझे बड़ौदा से लेके बम्बई तक गए, लेकिन क्योंकि मेरी बड़ी बहन को टाइफाइड था और वो अस्पताल में दाखिल थी और बहुत गंभीर हालत में थी, तो उनका दिल और दिमाग तो वहीं पे रहा। अब उनको लगा कि भाई मैं इसको बेलगाम तक छोड़ने जाऊंगा, वापस आऊंगा, 3 दिन बाद लौटूंगा, पता नहीं क्या होगा। तो इतना ज़बरदस्त द्वंद्व उनके दिमाग में था, और मुझे क्या पता कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है, लेकिन वो एक वाक़या है जिसमें मैं खुद इन्वॉल्व था। और उन्होंने जब बम्बई में ट्रेन बदली और पुणे की ट्रेन में हम बैठ गए, तब पड़ोस में एक दूसरा को पैसेंजर था, उससे पूछा कि भाई आप कहाँ जा रहे हैं। तो अब वो इत्तेफाक की बात है कि वो पूना की बजाय वो बेलगाम जाने वाला आदमी था, और उसने कहा कि जी मैं बेलगाम जा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि भाई अब ये कोई भगवान ने मेरा रास्ता दिखा दिया, और उनको कहा कि जी आप मेरे बच्चे को बेलगाम छोड़ देना, और वो उतर के और वापस अपने बड़ौदा के लिए रवाना हो गए। तो अब ये इंसिडेंट ऐसा और है। उन सज्जन ने आपको अपने घर रखा भी, क्योंकि रात में पहुंचे थे और अगले दिन सुबह हाँ, स्कूल ले जाए। वो मुझे लगता है एक डॉक्टर थे वो वहाँ के, हाँ। नाम तो अब मुझे याद नहीं है, लेकिन वो मुझे ले गए और हाँ, और सुबह हॉस्टल पहुँचा दिया, और मुझे ये भी कहा कि अपने पिताजी को चिट्ठी लिख देना कि मैं पहुँच गया हूँ। ये चिट्ठी से याद आया आपकी एक चिट्ठी है जिसको लेकर बाबूजी आपका बहुत मजाक उड़ाते थे। हाँ, दरअसल वो अभी भी कहीं रखी है हमारे पास जी घर में, और पढ़ के लोग खूब उसका मजाक बनाते हैं। उन दिनों एक रिप्लाई पेड पोस्ट कार्ड लिखने का एक रिवाज था। तो कई लोग जो बहुत दूर रहते हैं गाँव में, जहाँ पोस्ट ऑफिस नहीं है, या जिनको बहुत अच्छी तरह से ये पता वता लिखना नहीं आता, या जैसे हम जैसे स्कूल में दाखिल बच्चे हैं हॉस्टल में, तो उनको उनके पेरेंट्स एक रिप्लाई पेड पोस्ट कार्ड लिख देते थे। उसमें एक पोस्ट कार्ड तो जो लिख रहा है वो लिखता था, उसके साथ जुड़ा हुआ था दूसरा पोस्ट कार्ड जिसमें उनका खुद का पता लिखा होता था। तो आपको सिर्फ लिख के और वापस भेजना है। वो चिट्ठी मैंने लिखी उनको, तो उसमें सबसे ज़्यादा मजाक तो इस चीज़ का बना कि जैसे वो कहते हैं, मैंने लिख दिया उसमें, माय डियर फादर बी हैप्पी। प्रिय पिताजी खुश रहो। खुश रहो। तो वो, अब मुझे तो पता नहीं था कि ये बड़े लोग बच्चों को कहते हैं या बच्चे बड़ों को कहते हैं। तो वो, और वो चिट्ठी भी पोस्ट कार्ड में बाकायदा लाइन बना के स्केल से और इस तरह से लिखी है। उसमें इतनी ज़्यादा अंग्रेज़ी की गलतियां हैं, कुछ हिंदी के लफ्ज़ इस्तेमाल हुए हैं। तो फिर उसी में मैंने लिखा था कि कम टू बॉम्बे टू कैरी मी। तो मुझे लगा भाई मेरे को लेने आओ। अच्छा, ये किताब के सिलसिले में दूसरा सवाल मेरा ये है कि कबीर दास जी के दोहे, कहीं कहीं अल्लामा इकबाल, बिल्कुल शुरुआत में श्रीमद् भगवत गीता का एक श्लोक, और आप अंग्रेज़ी साहित्य के विद्यार्थी रहे हैं तो शेक्सपियर का कहीं पे जिक्र है।
ये ख्याल कैसे आया कि मैं समराइज करूं जब चैप्टर? तो दरअसल कबीर तो मुझे भी बहुत प्रिय है, बाबूजी को तो थे ही, और मुझे भी शौक़ रहा है। तो 3 ऐसे लोग हैं जिनको मैं बहुत पढ़ता हूँ, एक शेक्सपियर, एक गालिब और एक कबीर। और मेरी व्यक्तिगत राय ये है, हालांकि मैं कोई बहुत बड़ा स्कॉलर नहीं हूँ, कि इन तीनों की जो ज़िंदगी की समझ थी बहुत कम लोगों को थी। छोटी सी चीज़ में इतनी बड़ी बात कह देते थे, और वो वही व्यक्ति कह सकता है जिसने बहुत ही गहराई से ज़िंदगी की कॉम्प्लेक्सिटीज़ को समझा हो। तो और कबीर दास के दोहे तो इतने इंस्पिरेशनल हैं। और जैसे मैंने बताया कि बाबूजी को खुद शौक़ था, एक उनकी किताब मुझे हाथ लगी, एक मैगज़ीन आती थी आजकल के नाम से, और वो पूरा संस्करण जो था, हाँ वो ले रखा था, लेकिन वो पर्टिकुलर एडिशन जो था वो कबीर के ऊपर था, जिसका इंट्रोडक्शन अली सरदार जाफरी ने लिखा था। तो मुझे ये लगा कि ये जो पूरी इसके अंदर कहानी चल रही है और उसके अंदर जो जो दर्शन सामने आ रहा है, वो सारा दर्शन अगर आप कबीर पढ़ें तो कबीर की बातों में भी झलकता है, कई जगह शेक्सपियर की बातें में। जैसे वो एक मैंने इंसिडेंट लिखा है स्मॉल पॉक्स के बारे में, चेचक के बारे में, और किस तरह से वो ठीक हुए चेचक से, मेरे भाई। तो वो एक बड़ी विचित्र सी चीज़ लगती है, कोई मानने को तैयार है नहीं है, गोबर घी सब। लेकिन जब, और ये चीज़ बाबूजी की डायरी में नहीं थी, ये मैंने बाद में कुछ रिसर्च करके देखा कि वैक्सीनेशन शब्द का जो ओरिजिन है, वाका इज काउ इन लैटिन, और जो स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन डेवलप हुआ था, गाय के खुर से बीमारी होती थी, उससे और हुआ। और वो जो दवाई भाई साहब के ऊपर लगाई गई, वो गाय का गोबर, गाय का घी। तो मैं ये नहीं कहता कि आपस में कोई इनका रिलेशनशिप है, लेकिन उससे फिर मुझे याद आया कि हैमलेट में शेक्सपियर ने भी यही कहा कि उसको हैमलेट और हैमलेट का एक दोस्त होरेशियो, ये दोनों जर्मनी की यूनिवर्सिटी में पढ़े हुए थे। और अगर आप यूनिवर्सिटी में पढ़े हुए हैं, इसका मतलब आप रैशनल थिंकर हैं। लेकिन हैमलेट को तो अपने पिताजी के घोस्ट नजर आते थे, और होरेशियो कहता था कि भाई ये क्या बकवास, घोस्ट क्या होता है। तो उसमें एक लाइन है जब हैमलेट कहता है, देयर आर मोर थिंग्स इन हेवन देन आर ड्रीम्ड ऑफ इन योर फिलॉसफी एजुकेशन, या इसको लिटरेचर को कहते थे। तो वाकई मुझे लगता है कि लाइफ में, ज़िंदगी में बहुत सारी ऐसी अनसीन फोर्सेस हैं। मैं नहीं मानता कि वो क्या है, मुझे नहीं पता। I mean, for that matter, COVID-19 is unseen. I don't know what is COVID-19. I read in the newspapers, I read what people say, but I have not seen what it is. So there are so many things in life जो मतलब कोई ना कोई अनसीन फोर्सेस हैं जो आपकी ज़िंदगी के ऊपर इन्फ्लुएंस करती हैं। आपके साथ जो होता है उसमें उनका भी कोई कंट्रीब्यूशन होता है, और सिर्फ इतना है कि हमको उसके बारे में पता नहीं। तो अगर आपको पता नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो चीज़ नहीं है। और जैसे मतलब बड़ी, आप बैडमिंटन खेलते हो, तो आज मैं एक बैडमिंटन का मैच देख रहा था, वो पता नहीं क्यों ये जो नेट है बीच में, वैसे दिखता है, लेकिन कई बार उसकी शटल नेट पे लग के इधर उधर गिर गई। तो वो इधर भी गिर सकती थी, उधर भी गिर सकती थी, ना उसके ऊपर इस प्लेयर का कंट्रोल है ना उसका कंट्रोल है। बट
So these are things there are things which are beyond your control. They may be seen, they may be unseen. And I think in life, there is a scope to leave so many things unheard, unexplained, which are beyond you. आप ये मुझे बता रहे हैं और मुझे याद आ रहा है कि जब डॉक्टर अनाउंस करते हैं उदय सिंह लवासा को दैट योर वाइफ पुष्पा, जिनका नाम उन्होंने वो कालिदास की पुष्पावली के नाम पे रखा शादी के बाद, पहले फूल नाम था, फूलबाई, फूलाबाई, और डॉक्टर आके अनाउंस करते हैं कि योर वाइफ इज़ अबाउट टू डाई। और उनके जो दिलचस्प सपने उनको आते थे, वो वीरा को लेके सपना आता था, और फिर वीरा जो उनकी भतीजी हुई, भांजी, उसका देहांत हो जाता है, और फिर उनको अपनी पत्नी को लेके भी सपना आया था और वो ऑलमोस्ट सच हो गया। और फिर वो जिस तरीके से वो स्पर्श करते हैं, प्रार्थना करते हैं, और आपकी माताजी पुनर्जीवित हो जाती हैं, मतलब डॉक्टर्स हाथ खड़े कर चुके थे लेकिन वो नए सिरे से, तो वो भी वही वैसा ही है कि हाउ विल यू एक्सप्लेन दिस? It is a matter of chance. I don't think that anything happened because he did anything, but it just happened. और जब ये चीज़ें होती है तो उससे इंसान की जो श्रद्धा है, आस्था है, वो बढ़ती है। और मुझे जीवन और मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है कि आप किसी फोर्स में विश्वास करने लग जाए। आप सिर्फ इतना सा मानते हैं कि भाई हर चीज़ मेरे नियंत्रण में नहीं है, तो वो एक तरह से आपको ह्यूमिलिटी सिखाता है। मेरे आखिरी 2 सवाल हैं इस बातचीत में। आप अगर बहुत ही दुनियावी पैमाने के हिसाब से कहें तो बहुत सफल ब्यूरोक्रेट रहे आप। हरियाणा में तमाम पदों पर रहे, केंद्र में तमाम पदों पर रहे, फाइनेंस सेक्रेटरी रहे, इलेक्शन कमिश्नर रहे, और अभी भी एक बड़े पद पर हैं। कभी किसी संशय में घिरे हों, और हम सब घिरते ही हैं, हम जिस तरह की नौकरियों में हैं, और आपको बाबूजी का कहा कोई बयान, कोई सबक बड़ा काम आया हो उस फैसले को लेते वक्त? ऐसे तो क्योंकि आप किताब में आपने जिक्र नहीं किया है, आपने बस वहाँ तक ही कि भाई मेरा सिलेक्शन हो गया, और उसके बाद कहीं एकाध जिक्र, जैसे वो महेंद्रगढ़ का बड़ा अच्छा प्रसंग है जिसमें डाइंग डिक्लेरेशन ले लिया था। और तो एक तो वो तो खैर है ही प्रसंग, और लेकिन एक चीज़ और भी है कि जहाँ जहाँ जो भी आप फैसला करते हैं तो कोई ना कोई चीज़ें तो आपको इन्फ्लुएंस करती हैं। और मुझे लगता है कि और एक चीज़ और ये इस किताब के पीछे यही है कि अगर समझिए आपको गंगा का अध्ययन करना है तो आपको गौमुख जाना पड़ेगा, और वो समझना पड़ेगा कि भाई ये गौमुख क्या भला है, गंगोत्री क्या भला है। तो ये, और एनवायरनमेंट में जब रिवर सिस्टम्स को स्टडी किया जाता है तो एक फर्स्ट ऑर्डर स्ट्रीम्स होती है जो जंगलों में, पहाड़ों में धीरे धीरे छोटी सी धार निकल रही है, और ये फर्स्ट ऑर्डर स्ट्रीम्स आर द सोर्स ऑफ ऑल दीज माइटी रिवर्स दैट यू सी। तो उनको समझना बड़ा ज़रूरी है। और जो बात आपने पूछी कि कभी कोई ऐसा वाक़या हुआ हो, तो मुझे एक चीज़ याद है कि एक बार 6-7 साल ही मेरे सर्विस में हुए थे, और मैं किसी बड़े अजीबोगरीब स्थिति में फंस गया जहाँ सरकार मेरे से बहुत नाराज़ हो गई, और ये आदेश हुआ कि भाई इनको इस ज़िले से हटा दिया जाए। तो उस वक्त के एक बड़े वरिष्ठ अधिकारी थे, उन्होंने मुझे कहा कि आप यंगस्टर्स के साथ यही एक बड़ा प्रॉब्लम है कि आपको टैक्टिकल रिट्रीट नहीं आती। अब पता नहीं मुझे उस वक्त क्या सूझा, तो मैंने उनको ये कहा
कि सर so early in life, if I start making tactical retreat, one day I'll forget the difference between a defeat and a tactical retreat. तो अच्छा ये चीज़ मुझे तो याद हो या ना हो, उनको ज़रूर याद रही, क्योंकि करीब 20 साल बाद वो जब वो मुझसे मिले तो उन्होंने मुझे याद दिलाया कि रिमेंबर व्हाट यू हैड टोल्ड मी, आई स्टिल रिमेंबर इट। तो अब ये सब चीज़ें अगर दिमाग में आती आप हैं, मुझे पता नहीं, मतलब इट्स अ वाइल्ड गेस, जब आप मुझे ये किस्सा बता रहे हैं तो मुझे चौधरी देवीलाल और एस के मिश्रा साहब ये सब लोग याद आ रहे हैं। नहीं एस के मिश्रा साहब का तो खैर इससे कोई ताल्लुक नहीं है। नहीं, मैं उस दौर की हाँ। याद कर रहा था मैं कि 87 88। तो अब होता है, लेकिन जो सौरभ इन सारी घटनाओं से दो चीज़ मुझे महसूस हुई कि एक तो ये जो हम कहते हैं ना कि ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, तो ये दरअसल मतलब ये कोई आइडियलिस्टिक बात नहीं है। पॉलिसी वो होती है जो आप सोच समझ के करते हो। तो सारे ऑल्टरनेटिव सामने रख के, और जब आप उनका प्रोज एंड कॉन्स देखो, नफ़ा नुकसान किस में ज़्यादा है नहीं है, तो भी आपको लगेगा कि यार ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। इन द लॉन्ग रन यू आर बेटर ऑफ फॉलोइंग दिस पाथ। एक तो ये मुझे लगता है। तो अब उसमें अगर उसका कोई आप ने जो भी फैसला किया, जो भी काम किया, उसमें अगर थोड़ा बहुत आपको खामियाजा भुगतना पड़ता है तो वो ज़रूरी है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप काम अपने मन से करेंगे और सब लोग खुश हो जाएंगे। तो वो यू हैव टू बी प्रिपेयर फॉर दैट। एक तो ये बात, और दूसरी ये बात है कि हर अच्छे काम को पूरा करने के लिए या ऑनेस्ट काम को पूरा करने के लिए आपको बहुत सपोर्ट चाहिए। ऐसे लोग चाहिए जो खुद शायद इतनी हिम्मत नहीं रखते लेकिन वो सपोर्ट करते हैं आपको। और पूरा इतिहास इसी चीज़ से भरा हुआ है कि जिन लोगों ने भी इस तरह का काम किया तो उनको वो कर पाए क्योंकि बहुत लोगों ने उनको सपोर्ट किया कि कोई बात नहीं। तो उनकी सैक्रिफाइस को कोई नहीं याद रखता, लेकिन वो पॉसिबल तभी है जब उन लोगों ने उसको सपोर्ट किया। और एक चीज़ और मैं बड़ा, क्योंकि आजकल ओलंपिक्स चल रहे हैं, तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग इंसिडेंट है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि हमने महानता की बात की। तो एक कीनिया का एक एथलीट था, उसका नाम मैं भूल गया, कहीं याद आ जाएगा, एड्रीन समथिंग, स्टीपल चेज लंदन ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडलिस्ट था। तो उसका एक किस्सा है कि वो स्पेन में एक रेस में दौड़ा आफ्टर द लंदन ओलंपिक्स। उसके पीछे स्पेन का एक रनर आ रहा था और ये व्यक्ति फिनिश लाइन के पास पहुंचने वाला था। इसने स्पेनिश में कोई साइन बोर्ड देखा, उसको ये लगा कि फिनिश लाइन आ गई, वो धीरे हो गया। वो जो स्पेन का रनर था वो उसके पीछे से आया और उसने उसको कहा कि अभी नहीं, आगे है फिनिश लाइन। अगर वो चाहता तो वो उसको ओवरटेक करके फर्स्ट आया था। अब ये एक ऐसा इंसिडेंट है, इसमें ये लोग ऐसे बोलते हैं कि उसने लगभग पुश भी किया उसको, ऑलमोस्ट, धक्का ही सा। लेकिन इसमें ये है कि इन दोनों में से कौन ज़्यादा ग्रेट है, वो जो जीत गया या वो जो हारते हुए भी उसने उसको कहा कि नहीं। जीत नहीं दिया। तो मुझे लगता है दोनों ही है अपने अपने तरीके से। अच्छा, ये तो पिताजी की पीढ़ी से आपकी पीढ़ी की बात हो गई। आपके दो बच्चे हैं, अवनी आप ही की तरह IAS हैं और अबीर मैनेजमेंट की पढ़ाई कर चुके हैं, लेकिन वो क्रिकेटर बनना चाहते थे और रणजी भी खेला है उन्होंने, और उसका एक वाक़या आपने बयां किया है। उस वाक़ये पर आएंगे, पर जब अवनी ने ये तय किया ऑस्ट्रेलिया से पढ़ाई और सबके बाद की सिविल सर्विस जाना, तो व्हाट वाज योर रिएक्शन?
नहीं, हमने तो ना उसको ये कहा कि आप करो, ना ये कहा कि मत करो। आपने लिखा भी किताब में कि ये उन लोगों को भी था कि भाई ये लोग तो बताते ही नहीं क्या करो, जो करना है करो, तो बहुत ओनस अपने ऊपर आ जाता है। मुझे लगता है कि उसको ये स्पोर्ट्स मैनेजमेंट में दिलचस्पी थी और वो पढ़ने भी स्पोर्ट्स मैनेजमेंट गई थी ऑस्ट्रेलिया। पढ़ के आई, उसने स्पोर्ट्स मैनेजमेंट में काम भी किया, महेश भूपति की कंपनी में काम किया, कॉमनवेल्थ में काम किया। लेकिन फिर उसको ये खुद ही महसूस हुआ कि अगर स्पोर्ट्स को भी डेवलप करना है तो ग्रास रूट्स पे काम करना ज़रूरी है। और ग्रास रूट्स में काम करने के लिए शायद उसने सोचा कि सिविल सर्विसेज एक अच्छा ज़रिया है, लेकिन हमने कभी उसको नहीं कहा कि आप सिविल सर्विसेज। और अबीर का वो किस्सा, वो कैच लेने वाला किस्सा, वो भी एक, दरअसल देखिए पता नहीं क्यों उसने ऐसा किया, लेकिन जब उसने बाउंड्री लाइन पे कैच लिया और बहुत क्रूशल मैच था, इनकी टीम को अंडर 19 में यूपी के खिलाफ मैच पीट रहा था वो उनका बैट्समैन, और जब इसने कैच पकड़ा तो वहाँ 16 सेक्टर के स्टेडियम में कोई दर्शक तो होते नहीं है, इतने ऐसे मैचेस देखने ना कोई आता है, ना कोई टीवी कैमरा, ना कुछ। तो ये बाउंड्री लाइन पे खड़ा हुआ, इसने कैच पकड़ा, लेकिन वो पकड़ते हुए वो गिरते हुए वो हल्का सा रोप टच हो गई पीठ से, रोप टच हो गई। तो वहाँ तो अंपायर ने आउट दे दिया, टीम सेलिब्रेट करने लग गई, बैट्समैन स्टार्टेड वॉकिंग। इसने इशारा किया कि नहीं, वो इट्स नॉट अ कैच, इट्स अ 6। तो खैर वो अंपायर ने उसको बुला लिया और फिर ये लोग वो मैच हार गए, खूब सुताई की इनकी टीम की और हार गए। फिर वो हार गए और टीम ने इसको बहुत भला बुरा क्या क्या कहा कि भाई ये क्या करते हो तुम, और यहाँ कौन सा कोई देख रहा था, कोई रिप्ले होता है, कुछ नहीं होता, अंपायर ने आउट दे दिया तो जाता है वो घर अपने। तो ही सेड कि भाई इट्स अ गेम, यू हैव टू प्ले इट बाय द रूल्स। So I have just played by the rules. I have not done anything extraordinary. खैर, लेकिन जैसा मैंने कहा कि इन सब चीज़ों को समझने के लिए थोड़ा वक्त लगता है, और ये भी काफ़ी विचलित हुआ शाम को। इसने मुझे फ़ोन किया, तब मैंने इसको कहा कि देखो तो मैंने उसको कहा कि अभी तो चलो 5-7-10 मिनट के लिए तुम रोए होगे, लेकिन अगर बेईमानी करते तो हो सकता है ज़िंदगी भर ये तुमको पछतावा होता कि यार ये क्यों मैंने किया। और यही बात, ये जो मैंने आपको किस्सा बताया स्पेन के रनर का, इसने स्पेन के रनर ने भी यही कहा। जब लोगों ने उसको कहा कि तुम तो जीत सकते थे, तो उसने कहा कि मैं अपनी माँ को क्या जाके मुँह दिखाता। तो मतलब अपना नज़रिया है सोचने का। अशोक लवासा जी की लिखी ये किताब एन ऑर्डिनरी लाइफ, इसको हार्पर कॉलिंस ने छापा है। पेपर बैग की कीमत 499 रुपये है, और किताब वाला के तौर पर आई विल स्ट्रांगली रेकमेंड दिस बुक, और एक पाठक के तौर पर मैं बहुत कृतज्ञ हूँ कि आपने ऑर्डिनरी कह के एक बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, क्योंकि वो सामान्य नियमों को बरतना सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है। जैसे आपने कहा ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, वो लॉन्ग रन में दुरुस्त ही रहता है। ये किताब लिखी, मैंने कहा था आखिरी सवाल है, पर एक सवाल और पूछ लेता हूँ। ये किताब तो हो गई, अब अगली किताब किस विषय पर होगी, क्या तैयारी है? एक मेरे ख्याल से हमारी पिछली बातचीत हुई थी, तब आपने जिक्र किया था कुछ पक्षियों के बारे में। नहीं, एक किताब और हमने लिखी है, वो मैंने और मेरी मिसेस ने मिलके लिखी है। वो है, उसका नाम है मन्नत। तो उसमें हमने ये महसूस किया कि हिंदुस्तान में बाहर ऐसी इतनी सारी जगहें हैं छोटी छोटी, जिनको ज़्यादा लोग शायद जानते नहीं हैं, लेकिन अपने इलाके में बड़ी मशहूर, और उसके साथ लोगों की इतनी आस्था जुड़ी हुई है। तो वो उन जगह हम गए हैं और उन जगहों की तस्वीरें हमारे पास थी, तो हमको यही ख्याल आया कि चलो उन सब चीज़ों के बारे में क्या क्या किस्से कहानियाँ हैं, क्या लोकल बिलीफ्स है, उसके बारे में एक किताब बनाएं। तो वो हमने लिखी है,
and hopefully that will be the next which might come out. थैंक यू सो मच अशोक लवासा जी, आपसे बात करना कैमरे के सामने भी और कैमरे से परे भी हमेशा ही मेरे लिए बहुत ही सीख से भरा होता है। थैंक यू। Thank you very much. किताब वाला के इस एपिसोड में आज के लिए इतना ही। इस पूरी बातचीत के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। संवाद का सिलसिला चलता रहे और सिलसिला चलता रहे किताबें पढ़ने का, क्योंकि ये आपको बेहतर मनुष्य बनाती हैं। कई दफ़ा कहा है, लेकिन अच्छी चीज़ों को दोहराते रहना चाहिए, गुनते रहना चाहिए। एक आदमी या औरत और उसके हाथ में एक किताब, इससे ज़्यादा उम्मीद भरी कोई तस्वीर नहीं हो सकती। शुक्रिया।